अध्याय 1661 सार तत्वों को जोड़ना। देवताओं ने एक बार फिर उसी तरह शासन किया जैसे वे 100,000 साल पहले करते थे। निर्विरोध, बेरोक-टोक और अपने द्वारा उत्पन्न पीड़ा की परवाह किए बिना। उन्होंने मनुष्यों को गुलाम बनाया। उन्होंने संपूर्ण सभ्यताओं को दिव्य भूल-भुलैया में कैद कर दिया। उन्होंने दुनिया को इसलिए नष्ट कर दिया क्योंकि उन्हें वहां के आसमान का रंग पसंद नहीं था। मनोरंजन के लिए बलवानों को आपस में लड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने ये देखने के लिए आत्माओं को चीर-फाड़ दिया कि वे कैसे काम करती हैं। अब कोई प्रतिरोध नहीं बचा था। कोई गठबंधन नहीं। मिश्रित रक्त संगठन नहीं। जैक, जो अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली मिक्स्ड ब्लड था, इतनी बुरी तरह नष्ट हो गया कि उसके अस्तित्व के बचे हुए ऊर्जांश भी वाष्पीकृत हो गए। बाकी एमबीओ भी जल्द ही उसके पीछे पीछे नष्ट हो गए। उनके सबसे शक्तिशाली योद्धा भी देवताओं के लिए असुविधा के स्तर तक नहीं पहुंच पाए। पर्यवेक्षक, एकमात्र ऐसा अस्तित्व जो उन्हें नियंत्रण में रख सकता था, उसने अपना कर्तव्य त्याग दिया था। उसकी पुत्री को पुनः प्राप्त कर लिया गया था और उसके लिए बस यही मायने रखता था। उससे पुनर्मिलन के बाद वह मौन हो गया। उसने ब्रह्मांड की पुकारों को अनसुना कर दिया और देवताओं को स्वतंत्र छोड़ दिया। नोक्टिनस, फाल्को के पिता, पृथ्वी पर बचे हुए मनुष्यों को सताने में आनंद लेते थे। उन्हें पता था कि वे गुस्ताव के पसंदीदा थे और इसी वजह से वे उनके सबसे प्यारे खिलौने थे। उसने अपनी उंगलियों से शहरों को कुचल दिया। लोगों को खिलौनों की तरह वैकल्पिक वास्तविकताओं में फेंक दिया। वे मनोरंजन के लिए जीवित बचे लोगों का शिकार करते थे। पृथ्वी, या उसका जो भी अवशेष बचा था, वह अपनी कक्षा में बिखरे हुए मलबे के एक टूटे हुए अर्धचंद्राकार टुकड़े के रूप में मौजूद था। तीनों विशाल टुकड़े धीरे धीरे बह रहे थे, कभी कभी टकराते थे और ग्रह के वायुमंडल के बचे हुए हिस्से पर उल्कापिंड के टुकड़े बरसाते थे। मानवता का वह चकनाचूर पालना अब देवताओं का खेल का मैदान बन चुका था। और फिर भी गुस्ताव वापस नहीं लौटा, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि वह चला गया था। गिरोह ने महीनों तक उम्मीद बनाए रखी, जब तक कि उम्मीद एक ऐसा बोझ न बन गई जिसे ढोना असहनीय था। इस बीच उनका अभयारण्य अब छोटा नहीं रह गया था। पहले तो केवल 10 लोग ही जीवित बचे, फिर 20, फिर 100, फिर 300 मनुष्य, परग्रही, बच्चे, विभिन्न प्रजातियों के बुजुर्ग जिनसे गुस्ताव ने कभी मित्रता की थी, और वे प्रजातियां जिन्होंने केवल कहानियां सुनी थीं। कुछ को तारा संयोगवश मिल गया और उन्हें अंदर आने दिया गया। अन्य को एंड्रिक और जानात्स ने बचाया। कुछ को खतरे के बावजूद चुपके से बाहर निकलने के बाद यी और एलिवोरा ने लगभग जान बचाकर अंदर खींच लिया। अब वह पॉकेट डायमेंशनल स्टार लगभग एक लघु समाज बन चुका था। पुनर्निर्मित सामग्रियों से सूक्ष्म शहर बन गए थे, जिनमें कुछ परिवार समूहों में रहते थे। लेकिन उन्होंने जितने भी जीवित बचे लोगों को इकट्ठा किया, उनके दिलों में वही निराशा थी। किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी देवताओं से लड़ सकता है। अब और नहीं। वे जीवित तो थे, लेकिन जी नहीं रहे थे। और सभी जानते थे कि यह अभयारण्य ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह सकता। अगर किसी देवता को इसका आभास हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वे फिर से केंद्रीय कक्ष में एकत्रित हुए, जो संयोगवश बैठने की व्यवस्था वाला एक विशाल क्रिस्टलीय अखाड़ा था। कक्ष में एक सुखद गर्माहट गूंज रही थी, जो गुस्ताव की मूल ऊर्जा का एक स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन आज उस गर्माहट से कोई सुकून नहीं मिला। आज उनकी आवाजें हताश, थकी हुई और खोखली थीं। एंड्रिक, जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे जिससे वह अपनी उम्र से कहीं अधिक बूढ़ा दिख रहा था, केंद्र में खड़ा था। जानात्स एक छड़ी के सहारे खड़ा था। रिया के हाथ अब लगातार कांप रहे थे। सेर्सी को देखकर ऐसा लगता था कि वह हर रात रोती थी। एलिवोरा के चेहरे पर चिंता की लकीरें हमेशा बनी रहती थीं। ई पहले से दुबला और अधिक गंभीर हो गया था, उसमें अब मजाक करने की कोई क्षमता नहीं बची थी। एल्ड्रिस बेसुध होकर आगे घूर रही थी, मानो वह किसी भी बात में हिस्सा ले रही हो। फाल्को, जो अभी भी ठीक हो रहा था, उसकी त्वचा के नीचे गहरी नसें स्पष्ट रूप से हिल रही थीं, जो अपनी शक्तियों को बचाने के लिए उन्हें अत्यधिक इस्तेमाल करने का परिणाम थी। और एंगी चुप थी। बहुत अधिक शांति। हम इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते, एंड्रिक ने अंत में कहा। ई ने तीखी उपहास भरी टिप्पणी की। आप क्या सुझाव देते हैं? बाहर निकलकर बाकी सब की तरह मारे जाने की बात करें। हमने रणनीति बनाने की कोशिश की है, एलिवोरा ने कड़वाहट से कहा। हमने सोचा कि शायद अगर हम उनके ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्रोत पर हमला करें, या अगर हम हर जागृत वंश को इकट्ठा करें, या अगर हम आयामी संपीड़न हथियारों का इस्तेमाल करें, लेकिन कुछ भी काम नहीं करेगा। कुछ भी कभी काम नहीं आया है। ओवरसियर से संपर्क करने के बारे में क्या ख्याल है? सेर्सी ने कमजोर स्वर में पूछा। रिया की हंसी भयावह थी।
अपनी बेटी के लौटते ही ओवरसियर ने ब्रह्मांड को त्याग दिया। उसे कोई परवाह नहीं है। इसके अलावा उसने नॉक्टर्नस को गुस्ताव को मारने का जरूरी मौका दे दिया। चारों ओर निराशा का सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन क्या गुस्ताव को वापस नहीं आना चाहिए था? क्या उसके पास वह वंश नहीं है जो उसे फिर से जीवित होने में मदद करता है? जानात्स ने उन्हें आईवायसओपी की याद दिला दी। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य से वह अनुष्ठान की प्रक्रिया में मारा गया, जहां उसकी सारी शक्तियां नष्ट होकर फिर से उत्पन्न हो रही थी। नॉक्टर्नस ने उसे सही समय पर मार डाला। एंड्रिक ने दर्द से कराहते हुए अपना सिर हिलाया। बोलते समय फाल्को की आवाज कांप रही थी, हम अपरिहार्य को टाल रहे हैं। देवता अंततः इस स्थान को खोज ही लेंगे। ये केवल कुछ समय की बात है। रुको, एंड्रिक की आवाज कांप रही थी। हम हार नहीं मान सकते। क्यों नहीं? एल्ड्रिस ने फुसफुसाते हुए कहा। हमारे पास लड़ने के लिए और क्या बचा है? एंड्रिक का मुंह खुला रह गया। उसने शब्द ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसके दोस्त जो हमेशा जीवन से भरपूर थे, आशा से भरे हुए थे, हमेशा दृढ़ निश्चयी थे, अब वह उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। सब लोग बदल गए थे और वह उन्हें दोष नहीं दे सकता था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, एंजी ने अचानक कहा। वे सब उसकी ओर मुड़े, लेकिन उसने उन्हें हल्की सी मुस्कान दी। मैं जल्दी करूंगा। वह चुपचाप चली गई और किसी ने उसे नहीं रोका। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि वे महीनों से उसे बिखरते हुए देख रहे थे, खुद को दोषी ठहराते हुए, अपराधबोध में डूबते हुए, कुछ अंदर दबाए हुए। वह अभयारण्य के एक निजी बाथरूम में दाखिल हुई और जैसे ही उसने अपने पीछे दरवाजा बंद किया, उसके चेहरे से सारी गंभीरता गायब हो गई। उसकी सांसें उथली होने लगी और उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर वह घुटनों के बल गिर पड़ी, सिंक के किनारों को पकड़ लिया और जोर से उल्टी कर दी। उल्टी आने से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब वह आखिरकार रुकी, तो वह झुकी हुई सी रही, हौंफती और कांपती रही, जबकि उसके बाल उसके नम चेहरे से चिपक गए थे। उसके पेट में हल्का दर्द हो रहा था। उसने कांपते हुए हाथ को उठाया और धीरे से अपने पेट पर दबाया। वह छोटा सा उभार वापस दब गया और उसके गले से एक सिसकी फूट पड़ी। आईने में उसकी परछाई भूत जैसी लग रही थी, जिसकी आंखें खोखली थीं, होंठ फटे हुए थे और हाथ कांप रहे थे। क्यों? उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? उसकी उंगलियां उसके पेट के चारों ओर और भी कसकर लिपट गईं। तुम मुझे क्यों छोड़ा? उसके घुटने जवाब दे गए और वह फर्श पर गिर पड़ी, ठंडी टाइलों पर अपना माथा टिकाए हुए, धीमी धीमी सिसकियों से उसका शरीर कांप रहा था। वह कुछ मिनटों तक उसी मुद्रा में रही, महीनों के दुख और भय को अपने अंदर से बाहर निकलने देती रही। अंततः उसने खुद को उठने के लिए मजबूर किया और लड़खड़ाते हुए फिर से दर्पण की ओर बढ़ी। उसने अपना चेहरा धोया, बार बार पानी उछालती रही, मानो अपने चेहरे पर छपी थकान को मिटाने की कोशिश कर रही हो। धोने के बाद उसने एक साफ कपड़ा उठाया। धीरे से, सावधानी से, उसने इसे अपने निचले धड़ के चारों ओर लपेट लिया और तब तक कसती रही जब तक कि उसके पेट का हल्का सा घुमाव सपाट नहीं हो गया। उसने उसे अच्छे से बांध लिया और फिर अपनी कमीज को वापस नीचे खींच लिया। उस बाथरूम के दरवाजे के बाहर की दुनिया के लिए वह हमेशा की तरह ही दिखती थी। लेकिन वह नहीं थी। वह कुछ छिपा रही थी। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, कुछ भयानक, कोई अनमोल वस्तु, ऐसी बात जिससे उसे खुशी से भर जाना चाहिए था। लेकिन अब तो वह सिर्फ भय से भर जाती थी। आंसू से उसकी आंखें फिर भर आई और उसने अपना एक हाथ अपने कपड़ों के नीचे छिपे हुए उभार पर रख दिया। तुम ही हो जो मेरे पास उसकी आखिरी निशानी हो। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। कृपया, कृपया इसे भी मुझसे मत छीनिए। उसने अपना माथा दर्पण पर टिका दिया। उसकी भयभीत और टूटी हुई परछाई उसे घूर रही थी। उसने कांपते हुए सांस ली और फुसफुसाते हुए बोली, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे ब्रह्मांड ही क्यों न जल जाए। उसने आखिरी बार अपने आंसू पोंछे। फिर वह बाथरूम से बाहर निकल गई। पॉकेट स्टार के क्रिस्टलीय कक्ष के अंदर बहस हर पल तेज होती जा रही थी। आवाजें आपस में टकरा रही थी, हर शब्द में हताशा झलक रही थी और हर हाव भाव में थकावट साफ दिखाई दे रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम खुद अपनी बात सुन रहे हो? अगर हमारे 700 अल्फा रैंक के मिक्सडब्लेट भी हों, तो एक देवता ही उन्हें खत्म कर देगा। ईरी ने पारदर्शी तारा टेबल पर अपनी हथेली पटकी, जिससे उसकी सतह पर प्रकाश की दरारें फैल गईं। एल्ड्रिस ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, हम इस स्थिति से बार बार गुजर चुके हैं। हम किसी को भी जुटा नहीं सकते। जैसे ही कोई चीज हिलती है, वे उसे मार डालते हैं। फाल्को दीवार से टिककर भारी सांसें ले रहा था। हम ऐसे ही भागते नहीं रह सकते, फाल्को ने कर्कश आवाज में बुदबुदाया।
हमें कुछ ऐसा चाहिए जो उनका मुकाबला कर सके। और फाल्को ही इकलौता ऐसा है जो उनके करीब आता है। ये चिल्लाया। और फिर भी हमारा तो काम तमाम है। सैकड़ों देवता हैं। कुछ तो लिखित इतिहास से भी पुराने हैं। आवाजें फिर से गूंज उठी। गठबंधन खत्म हो गया है। एमबीओ धूल में मिल गया है। हर ग्रह मदद के लिए गुहार लगा रहा है। मानवता लगभग मर चुकी है। गुस्ताव को पता होता कि क्या करना है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन गुस्ताव अब यहां नहीं है। वह आखिरी वाक्य उन सभी के दिलों में तलवार की तरह चुभ गया। मतली का दौरा शांत होने के बाद एंजी उनके बीच वापस आ गई। उसे बस यही उम्मीद थी कि उसका चेहरा बहुत पीला न पड़ा हो। उसे उम्मीद थी कि किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। जब बाकी लोग बहस कर रहे थे, तब उसका दिमाग उन दृश्यों और प्रतिध्वनियों को दोहरा रहा था जो उसे पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रही थी। पहले तो उसे लगा कि वह बीमार है, लेकिन ये बार बार हो रहा था, इसलिए उसने इसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उसके मन में जो हलचल मची हुई थी, वे शब्द तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं थे। ये तो बस एक तरह के आभास थे। उसके वंश को कोई पुकार रहा है। कोई पुकार रहा है। मृत्यु के पार से। समूह ने दोबारा चिल्लाना शुरू कर दिया। कोई भी रणनीति कारगर नहीं होगी। वे आखिरकार इस जगह को ढूंढ ही लेंगे। हमारे पास भोजन की कमी हो रही है। एंड्रिक, कुछ बोलो। अंततः बैठक विफल हो गई क्योंकि वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके और इसे स्थगित कर दिया गया। अगले दिन एंजी भोर से पहले जाग गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसका दिल इतनी तीव्रता से धड़क रहा था मानो वह उसकी छाती से बाहर निकल आना चाहता हो। फिर से वही अंश। चकाचौंध भरी सफेद रोशनी में एक हाथ आगे बढ़ता हुआ। शोर में खोई हुई एक आवाज। ढहते ब्रह्मांडों के सर्पिलाकार घेरे में गिरती हुई एक परछाई। कोई कोई उसका नाम पुकार रहा है, लेकिन विकृत आवाज में, मानो पानी के अंदर से बोली गई हो। हर बार पलक झपकाने पर उसे गुस्ताव की परछाई धुंधली होती हुई दिखाई देती थी। लेकिन उसे समझ नहीं आया। उसने अपना चेहरा धोया, अपने शांत कक्ष से बाहर निकली और हिडन स्टार की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। हिडन स्टार कोई शहर नहीं था। यह एक विशाल शरणस्थल था, जिसे एक खोखले तारे के क्रिस्टलीय आंतरिक भाग में तराशा गया था, जिसे गुस्ताव ने गायब होने से पहले आकार दिया था। इसमें मिश्रित नस्ल के शरणार्थी और विभिन्न आकाशगंगाओं से आए कई प्रकार के एलियन रहते थे, साथ ही मुट्ठी भर इंसान भी थे। हर सुबह चीजें एक नाजुक दिनचर्या के साथ शुरू होती थी। एंजी जल चालित खेतों के पास से गुजरी। चमकते गलियारे तैरती हुई मिट्टी की गद्दियों और प्रकाश संश्लेषण प्रणालियों से सजे हुए थे। मिश्रित नस्ल के बच्चे विशाल गेंथर के पत्ते तोड़ रहे थे, जबकि 3 भुजाओं वाला एक परग्रही बुजुर्ग उन्हें कच्चे पत्ते तोड़ने के लिए डांट रहा था। अनुशासन। यदि आप प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे, तो प्रकृति आपको भोजन नहीं देगी। सामुदायिक रसोई घरों में मानव और अलौकिक दोनों प्रकार के मसालों की महक फैली हुई थी। एक जुरिलियन महिला पृथ्वी से आए एक मानव शरणार्थी के बगल में एक बर्तन में खाना चला रही थी और नमक की मात्रा को लेकर बहस कर रही थी। हम इतना नमक नहीं खाते। तुम्हारे लोग तो फीके हैं। तुम्हारा खाना तो बर्तनों को पिघला देता है। वह बर्तन सचमुच एक बार पिघल गया था। वे अब भी इस बारे में मजाक करते थे। एक अन्य क्षेत्र में, पुराने मिश्रित रक्त वाले लोगों ने छिपे हुए तारे के आवरण को और मजबूत करने के लिए सुरक्षात्मक अवरोध की एक अतिरिक्त परत जोड़ दी। ऊर्जा क्रिस्टल अस्थिर थे, सभी इस भय में जी रहे थे कि देवता एक दिन उन्हें महसूस कर लेंगे। और उस डर के भीतर कड़वाहट पनप रही थी। हर 2 या 3 दिन में, नेता, ज्यादातर गिरोह के सदस्य बैठकों के लिए केंद्रीय हॉल में इकट्ठा होते थे। ये आमतौर पर सबसे पहले अपनी आवाज उठाता था। हम हमेशा के लिए छिप नहीं सकते। ब्रह्मांड मर रहा है जबकि हम यहाँ सड़ रहे हैं। अलेरो ने क्रिस्टलीय मेज पर अपनी हथेली जोर से पटकी। हम किस पर हमला करेंगे? देवताओं पर। आप चाहते हैं कि हम सामूहिक रूप से आत्महत्या करें? इनकुन ने बीच में ही बात काट दी। आप भावनात्मक रूप से सोच रहे हैं। अलेरो ने झल्ला कर कहा। और तुम तो ऐसे सोच रहे हो जैसे तुमने पहले ही हार मान ली हो। यहां तक कि गुस्ताव के दोस्तों से बनी पुरानी टीम भी किसी बात पर सहमत नहीं हो पाती थी। कुछ प्रस्ताव थे। किसी अन्य गुप्त क्षेत्र में चले जाओ। एक शक्तिशाली कलाकृति की खोज करें। प्राचीन मिश्रित रक्त युद्ध प्रणालियों को जागृत करने का प्रयास करें। देवताओं से संवाद स्थापित करने का प्रयास करें। या फिर सब कुछ त्याग कर बिखर जाओ। एक भी वोट सर्वसम्मति से नहीं हुआ। हर बैठक की शुरुआत जितनी बुरी होती थी, अंत उससे भी बदतर होता था। एंजी ने सभी कार्यक्रमों में भाग लिया। वह हाथ जोड़कर, होंठ कसकर दबाए सुन रही थी। लेकिन उसका मन कहीं और था। क्योंकि जब भी कोई गुस्ताव का नाम लेता, तो उसकी आंखें फिर से उसी दृश्य में चमक उठती थी। सफेद रोशनी, बिखरती दुनियाएं,
शून्य के भीतर एक धड़कन, और उसकी आवाज इतनी धीमी कि समझ में न आ रही हो। वह बोलना चाहती थी, लेकिन वह क्या कह सकती थी? अरे, मुझे लगातार ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि गुस्ताव पूरी तरह से मरा नहीं है। उन्हें लगेगा कि वह बहुत ज्यादा शोक मना रही है। अगली बार यह घटना तब घटी जब एंजी बच्चों को चमकदार बीज बोने में मदद कर रही थी। सब कुछ थम गया, रंग फीके पड़ गए, हिडन स्टार खंडित यादों के भावर में विलीन हो गया। उसने देखा, एक सोने की श्रृंखला टूट रही है, एक काला गोला जो दिल की धड़कन की तरह धड़क रहा है। जानी पहचानी आंखों की एक जोड़ी उसे देख रही थी, और प्रकाश का एक पथ जो अंतहीन रूप से घूमता रहता है। फिर एक फुसफुसाहट, अब यह आप पर निर्भर है। वह हौंफते हुए पीछे हट गई। मिस एनजी, आप ठीक हैं? एक बच्चे ने पूछा। हम बस थकी हुई हूं, उसने झूठ बोला। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समय बीतने के साथ साथ बैठकों में तनाव का स्तर भयावह होता चला गया। ईरी और अलेरो के बीच लगभग हाथापाई हो गई थी। जब किसी ने मिश्रित रक्त वाले सुपर सैनिकों की एक नई रेजिमेंट बनाने का सुझाव दिया तो फाल्को गुस्से में बाहर निकल गया। एक एलियन प्रतिनिधि द्वारा ब्रह्मांड के पतन के लिए मनुष्यों को दोषी ठहराए जाने के बाद योंडा ने घंटों तक किसी से भी बात करने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद किसी ने धीरे से कहा, गुस्ताव को यहीं रुकना चाहिए था, उसे हमें इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। और कमरा कड़वी पीड़ादायक चुप्पी में डूब गया। जैसे ही एनजी का दिमाग उन दृश्यों की यादों में खो गया, उसने मेज के नीचे अपनी मुट्ठियां भींच ली। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक और दिन, वह हौंफते हुए उठी और उसका हाथ हल्का सा चमक रहा था, मानो उसके अंदर किसी चीज ने दूसरी दुनिया से आई पुकार का जवाब दिया हो। दृष्टि अधिक स्पष्ट थी। एक टूटी फूटी मानव आकृति की मूर्ति, ब्रह्मांडों से बनी एक श्रृंखला। गुस्ताव प्रकाश के पर्दे के पीछे किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। समय को उल्टना, और उल्टते हुए, और उल्टते हुए, लेकिन फिर भी वह इन दृश्यों को पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। उसे स्पष्टता की जरूरत थी। अंधकार में ब्रह्मांड कांप उठा। जहां कभी ब्रह्मांड जीवन की कोमलता से स्पंदित होता था, अब केवल विनाश की गूंज ही मरते हुए नक्षत्रों में गूंज रही थी। अंतरिक्ष के पूरे क्षेत्र खोखले खोलों के सिवा कुछ नहीं थे। ग्रह कंकालनुमा टुकड़ों में सिमट गए थे, सूर्य निगल लिए गए थे, सभ्यताएं दैवीय उदासीनता से मिटा दी गई थी। फिर भी खंडहरों के भीतर एक मंद चिंगारी अभी भी चमकने के लिए संघर्ष कर रही थी। अंतिम प्रतिरोध, जो दर्जनों बिखरे हुए तारामंडलों से गठित एक गठबंधन था, विशालकाय जहाज सैंक्टम वैंगार्ड पर सवार होकर चुपचाप अंतरिक्ष में विचरण कर रहा था। यह उनका अंतिम गढ़ था, जो 3 नष्ट हो चुके ग्रहों के अवशेषों से निर्मित था, और आशा के बजाय हताश सूझबूझ से सुसज्जित था। इसके केंद्रीय कक्ष के भीतर सैकड़ों नेता, मिश्रित रक्त वाले लोग, मानसिक शक्तियां रखने वाले लोग, तकनीकी विशेषज्ञ, परग्रही जनजातियां और पूर्व अंतर आकाशगंगा संरक्षक ब्रह्मांड के एक धधकते होलोग्राम या उसके बचे हुए हिस्से के चारों ओर एकत्रित हुए थे। पूरे क्षेत्र अंधकार में थे, जिन्हें दैवीय प्रभुत्व के रूप में चिन्हित किया गया था, ऐसा क्षेत्र जहां जीवित रहना असंभव था। जैसे ही कमांडर वेस्पेरा राइल, जो एकमात्र ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने ईश्वर का सामना किया और बच निकली, आगे बढ़ी, वहां एक सामूहिक सन्नाटा छा गया। उसके कभी चांदी जैसे सुनहरे बाल अब कालिक से सने हुए थे, उसका कवच टूटा हुआ था और उसमें पराई तकनीक से पैच लगे हुए थे। उसका दाहिना हाथ मशीनीकृत था और उसकी आंखें भयभीत लग रही थीं। हम सब जानते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, उसकी आवाज गूंजी। हम अब भाग नहीं सकते। हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा है, हड़ताल। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। ये तो आत्महत्या है। उन्होंने पलक झपकते ही कत्थार साम्राज्य को मिटा दिया। हमारे हथियार उन्हें खरोंच तक नहीं सकते। वेस्पेरा ने दस्ताने पहने हुए मुके से होलो टेबल पर जोरदार प्रहार किया, जिससे प्रोजेक्शन में लहरें दौड़ गईं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम भागेंगे तो मर जाएंगे, अगर हम छिपेंगे तो मर जाएंगे, अगर हम इंतजार करेंगे तो भी। उसने कांपती हुई आवाज में सांस ली। उद्धरण चिन्ह। हम ही ब्रह्मांड की आखिरी उम्मीद हैं। कोने से एक बहुत छोटे मिश्रित नस्ल के लड़के की आंखें कठोर हो गईं, लेकिन उसकी मुठ्ठियां उसके बगल में कांप रही थी। उन्होंने बिना ऊपर देखे बात की। हम संघर्ष करते हैं। अन्य मिश्रित रक्त वाले लोग जो इतने समय तक जीवित रहे थे, उन्होंने ऊपर देखा, लेकिन वे कमजोर, थके हुए थे और उनमें वह ताकत नहीं थी जो एक दिन उनमें आएगी। वे केवल इसलिए जीवित रहे क्योंकि वे लगातार आगे बढ़ते रहे, एक के बाद एक, दुनिया के पतन के बावजूद निरंतर भागते रहे। मारो ने धीरे से सांस छोड़ी। तो हम साथ मरेंगे। दूसरे ने अपनी नजरें फर्श से ऊपर उठाई। भीख मांगते हुए मरने से बेहतर है लड़ते हुए मरना।
कमरा गंभीर, हताश भाव से सिर हिलाने की आवाजों से भर गया। मेज के उस पार खंडित और धुंधले क्रिस्टलीकृत शरीर वाला एक लंबा परग्रही आकृति करीब आया। लुमिनारिस का एल्डर जोर, अपनी प्रजाति का अंतिम सदस्य। हमें मूल कारण को निशाना बनाना होगा, उसकी आवाज टूटे हुए कांच की तरह थी। पर्यवेक्षक को, अगर पर्यवेक्षक गिर गया तो बाकी सब कुछ अस्थिर हो सकता है। हो सकता है, दूसरे ने कड़वाहट से दोहराया। हमें तो ये भी नहीं पता कि यह सच है या नहीं। वेस्पेरा ने उत्तर दिया, हमारे पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके साथ ही योजना पक्की हो गई। अंतिम प्रतिरोध दल देवताओं के आकाशीय क्षेत्र पर एक तरफा सर्वशक्तिमग्न हमला करेगा। उनका लक्ष्य था निरीक्षक तक पहुंचना, अपनी पूरी ताकत से प्रहार करना और प्रार्थना करना कि कुछ तो हो, कुछ भी मायने रखे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सैंक्टम वैनगार्ड के पीछे युद्धपोत एक निश्चित संरचना में खड़े हो गए। 200 से अधिक जहाज, ब्रह्मांड में बचे अंतिम 200 यान। गुरुत्वाकर्षण तोपें तैयार हो गईं। फोटोन भाले संरेखित हो गए। ईथर ब्लेड सक्रिय हो गए। सायोनिक एम्पलीफायर गूंजने लगे। देवताओं के ब्रह्मांडीय पैमाने की तुलना में ये दयनीय सेना पहाड़ को काटने के लिए तैयार चींटियों के समान थी। फिर भी उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। वेस्पेरा कमांड डेक पर खड़ी थी, जहां से वह पूरे बेड़े पर नजर रख रही थी। मेरा संदेश पहुंचाओ, उसने आदेश दिया। बाकी चैनलों पर प्रसारण किया जा रहा है, एक गोरे रंग के संचार अधिकारी ने जवाब दिया। वेस्पेरा ने सांस ली। जो भी अब तक सांस ले रहा है, जान लो कि आज हम निराशा नहीं, बल्कि प्रतिरोध का रास्ता चुनते हैं। अगर यह हमारी आखिरी लड़ाई है, तो इसे आसमान को हिला देने दो। जैसे ही बेड़ा पास आया, उन्होंने उसे देखा। आकाश में लटका हुआ एक विशालकाय क्रिस्टलीय महल, आकाशगंगा गांव से भी बड़ा, बदलती हुई आकृतियों से सुशोभित। प्रकाश की किरणें उसमें से ऐसे स्पंदित हो रही थी मानो किसी जीवित देवता की धमनियां हो। और देवता पहरा दे रहे थे। उनमें से सैकड़ों। प्रत्येक दैत्य तेजस्वी और भयावह था, ऐसी शक्ति का उत्सर्जन करता था जो स्वयं अंतरिक्ष को विकृत कर देती थी। उनकी निगाहें ही वास्तविकता को मोड़ देती थीं। उनकी उपस्थिति नश्वर चेतना को चकनाचूर कर देती थी। और इन सबके केंद्र में सबसे ऊपर विराजमान था निरीक्षक। एक विशालकाय, एक ऐसा देवता जिसकी सत्ता समस्त अस्तित्व पर व्याप्त थी। उसकी आंखें तारों के समान थी, उसकी सांस से तूफान उत्पन्न होते थे। उसकी आभा मात्र से ही बेड़े की ढालें निष्क्रिय हो जाती थीं। फिर भी अग्रिम पंक्ति के सैनिक आगे बढ़ते रहे, जबकि देवता मनोरंजन के साथ उनके आगमन को देखते रहे। आग, वेस्पेरा दहाड़ी, ब्रह्मांड प्रज्वलित हो उठा। हर एक जहाज ने अकल्पनीय पैमाने पर गोले बरसाए। ग्रह को नष्ट करने वाली तोपें, सम्मलन युद्धक हथियार, प्रतिपदार्थ विस्फोट, चुराए गए देवता के टुकड़ों से निर्मित वास्तविकता को बाधित करने वाले उपकरण। उस विस्फोट ने नवजात सूर्य की तरह ब्रह्मांड को रोशन कर दिया। देवताओं की अग्रिम पंक्ति लड़खड़ा गई और उनमें से एक या दो में छेद हो गए थे। किसी ने संचार प्रणाली के माध्यम से चिल्लाकर कहा, हम ये कर सकते हैं। लेकिन उनके हमले के बावजूद ओवरसियर टस से मज नहीं हुआ था। वह अन्य कई देवताओं की तरह बस देखता रहा, जो बिना पलटवार किए वार सहते रहे। प्रतिरोधियों ने देवताओं पर ग्रह नष्ट करने वाले हमले जारी रखे, जिससे वे पीछे हटने पर मजबूर हो गए। ओवरसियर के लिए, उन्होंने अंततः अपनी देवता को विघटित करने वाली तोप को जारी किया, जो 100 अलौकिक प्राणियों द्वारा संचालित थी, जिनकी शक्ति अल्फा रैंक के मिश्रित रक्त के स्तर की थी। उन्होंने नीले रंग की एक किरण छोड़ी जो अनियंत्रित प्रभाव के साथ ओवरसियर की ओर तेजी से बढ़ी। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद बैंगनी रंग की लहरों का एक तूफान आया जिसने 10 लाख मील के दायरे में सब कुछ निगल लिया। यहां तक कि युद्धपोतों के बेड़े भी इस बैंगनी लहर में समा गए, लेकिन सौभाग्य से उनके पास शील्ड जनरेटर थे जिन्होंने उन्हें कुछ सेकंड के लिए अदृश्य बना दिया, जिससे वे विनाश की लहर से सुरक्षित रहे। इसी बीच दृश्यता पूरी तरह से बाधित हो गई। लहर के हटने से पहले कम से कम 1 मिनट तक उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और जब ऐसा हुआ, तो उनके सामने जो दृश्य था, उसे देखकर वे बुरी तरह चौंक गए। निरीक्षक अभी भी बिना किसी खरोंच के अपनी जगह पर बैठा हुआ था। जिन देवताओं पर उन्होंने पहले हमला किया था और उनमें छेद कर दिए थे, वे भी अचानक उन्मादपूर्वक हंसने लगे। उनकी हंसी आकाशगंगाओं में गूंज उठी, जब वे अपने पेट को पकड़कर अत्यधिक आनंदित हो रहे थे। उनके विशालकाय शरीर के छेद बंद हो गए, जब उन्होंने लगातार हंसते हुए अंतिम प्रतिरोध के बेड़े की ओर इशारा किया। उन्हें सचमुच लगा था कि वे जीत रहे हैं। उनमें से एक ने फिर से कर्कश हंसी हंसी। अरे, इंसानों को उम्मीद देना और फिर उसे छीन लेना कितना मजेदार है। एक अन्य व्यक्ति ने खुशी से कहा।
ये सुनकर प्रतिरोध आंदोलन में शामिल सभी लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। उन्होंने अभी अभी अपने शस्त्रागार का सबसे शक्तिशाली हथियार चलाया था, फिर भी इन प्राणियों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपनी चुनौती को कम करके आंका था, और ऐसा नहीं था कि वे कमजोर थे। उनके विरोधी बहुत शक्तिशाली थे। फिलहाल उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। देवताओं ने बेड़े के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, उनके चारों ओर उड़ने लगे और उनके जहाजों के पतवारों पर शरारती ढंग से थप्पड़ मारने लगे, ताकि उन्हें यह दिखाया जा सके कि प्रतिरोध का भाग्य पूरी तरह से उनके हाथों में है। अपने खाने के साथ मत खेलो। पर्यवेक्षक का सब्र टूट गया और उसने बस एक हाथ उठा दिया, और प्रतिरोध बेड़े की अग्रिम पंक्ति में मौजूद 50 से अधिक जहाज धूल में तब्दील हो गए। कॉमलाइन में चीख पुकार गूंज रही थी। ढाल नीचे करो, हमारा नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया है। वे हमारे दिमाग में हैं, वे हमारे दिमाग के अंदर हैं। जो देवता स्पष्ट रूप से निरीक्षक का अत्यधिक सम्मान करते थे, वे उदासीन भाव से आगे बढ़े। वे एक सामूहिक इच्छा से आगे बढ़े और दैवीय शक्ति की एक ऐसी लहर भेजी जिसने विद्रोह की आखिरी चिंगारियों को भी निगल लिया। बेड़े के भीतर मौजूद कुछ शक्तिशाली प्राणी सीधे ओवरसियर से युद्ध करने के लिए घुस आए। उन्होंने उस पर और आसपास के देवताओं पर शक्तिशाली अलौकिक हमले किए। निरीक्षक ने उनकी ओर देखा तक नहीं। देवता की आभा के मात्र कंपन ने सैकड़ों हमलों को चकनाचूर कर दिया और उन्हें एक क्षुद्रग्रह की ओर उड़ा दिया, जिससे उसकी सतह में दरार पड़ गई। 30 मिनट के भीषण संघर्ष के बाद प्रतिरोध घटकर निम्न स्तर पर आ गया था। कुछ क्षतिग्रस्त जहाज, जलते हुए मलबे की बारिश, लाखों लोग मारे गए, दर्जनों लोग जीवित बचे। अंततः निरीक्षक आगे बढ़ा। उन्होंने ऐसी आवाज में बात की जिससे अस्तित्व ही कांप उठा। सृष्टि अपने रचयिता का विरोध नहीं करती, और अपने दिव्य हाथ के एक इशारे से स्थान मुड़ा हुआ। समय बिखर गया। वास्तविकता गीले कपड़े की तरह फट गई। बचे हुए सभी जहाज एक ही पल में मुड़ गए, चकनाचूर हो गए और वाष्पीकृत हो गए। जब चमक फीकी पड़ गई तो कुछ भी शेष नहीं बचा। कोई जहाज नहीं, कोई सेना नहीं, कोई नेता नहीं। ब्रह्मांडीय शून्य में बिखरी हुई धूल के समान, जो धीरे धीरे देवताओं के विस्तारित साम्राज्य में समाहित हो रही है। ब्रह्मांड खो गया, आशा मर चुकी थी, और अंतिम प्रतिरोध बिना राख छोड़े ही समाप्त हो गया। डॉट 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 छिपा हुआ सितारा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, वैसे वैसे दर्शन आना बंद हो गए। वे अब केवल नींद में ही नहीं आते थे। वे तब आए जब एनजी जाग रही थी। चलते समय, खाना खाते समय, दूसरों की बहस सुनते समय, छिपे हुए तारे के कृत्रिम आकाश को निहारते समय। पहले तो उसे लगा कि यह शोक है, जैसे गुस्ताव की अनुपस्थिति के बोझ तले उसका मन टूट रहा हो। उसने खुद को यही समझाया, उसे यही मानना जरूरी था। लेकिन दुख गणितीय सटीकता के साथ खुद को दोहराता नहीं था। दुख के प्रतीक बार बार एक जैसे नहीं दिखते थे। दुख का कोई विकास नहीं हुआ। हर किसी का नजरिया अलग था। अलग अलग स्थान, अलग अलग अनुभूतियां, वास्तविकता के अलग अलग टुकड़े जो आपस में सिमटते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज हमेशा स्थिर रही। एक बिंदु, एक विलक्षणता, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ भीतर ही सिमट गया। नष्ट नहीं हुआ, मिटाया नहीं गया, बल्कि समाहित हो गया। और गुस्ताव हमेशा वही मौजूद रहता था, निलंबित। अब वह उन बारीकियों पर ध्यान देने लगी जिन पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। उसके आसपास समय का व्यवहार विचित्र था। शून्य उसे अपने वश में करने से इनकार कर रहा था। उसकी अनुपस्थिति के इर्द गिर्द वास्तविकता ऐसे मुड़ रही थी मानो कोई घाव अभी तक भरा ना हो। और फिर एक और बात थी, एक ऐसी बात जिसे वह नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश कर रही थी। हर बार जब वह सपनों में उसकी ओर हाथ बढ़ाती थी, प्रतिरोध हुआ। उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि ये दृश्य चेतावनी नहीं थे, वे भविष्यवाणियां नहीं थी, वे पागलपन नहीं थे, वे निर्देश थे। अगले चक्र में समूह फिर से एकत्रित हुआ। वही हॉल, वही मेज, एकता में वही दरारें। केवल एनजी ही अलग थी। वह चुपचाप बैठी रही, उसकी आंखें कहीं टिकी नहीं थी और उसका दिमाग अभी भी उस सच्चाई की गूंज से भरा हुआ था जिसे वह अब अपने साथ लिए हुए थी। ई केंद्र के पास हाथ कसकर बांधकर खड़ा था। हमारा संपर्क टूट गया। कमरा थोड़ा शांत हो गया। फाल्को ने भौहें चढ़ा ली। किससे संपर्क टूट गया? आखिरी प्रतिरोध समूह ई ने कहा। वह समूह जो 3 चक्र पहले समाप्त हो गया था। सबसे शक्तिशाली शेष बल। अलेरो सीधी खड़ी हो गई। उन्हें 48 घंटे के भीतर एक संकेत भेजना था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, ई ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। इसके बाद सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे सच्चाई का एहसास होने लगा। एलिवोरा ने फुसफुसाते हुए कहा, देवता अभी भी सक्रिय हैं।
वे कभी नहीं रुके, एल्ड्रिस ने गंभीर स्वर में कहा। ई ने एक बार सिर हिलाया, जिसका मतलब है कि अगर आखिरी प्रतिरोध ने अब तक संपर्क नहीं किया है तो वे मर चुके हैं। फाल्को ने बात समाप्त की। वह शब्द राख की तरह हवा में लटका रहा। इस बात पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि देवता अब भी बिना किसी रोक टोक के व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर रहे थे, तो प्रतिरोध विफल हो गया था पूरी तरह। ई ने गहरी सांस छोड़ी। इसीलिए हम अंधाधुंध हमला नहीं कर सकते। अलेरो ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। तो क्या हुआ? हम कुछ नहीं करेंगे। हम किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जो वास्तव में काम करे। ई ने पलटवार किया। और जब तक हम इंतजार करते रहेंगे और भी दुनियाएं जलती रहेंगी। और अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम भी मर जाएंगे, बिल्कुल उनकी तरह। आवाजें ऊंची हो गईं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। फाल्को ने रणनीतिक वापसी का समर्थन किया। एल्ड्रिस ने अवशेषों की खोज का समर्थन किया। एलिवोरा ने जो कुछ भी बचाया जा सकता था उसे बचाने का समर्थन किया। अन्य लोगों ने भाग निकलने का समर्थन किया। कोई समझौता नहीं, कोई एकता नहीं, कोई दिशा नहीं। वही चक्र अंतहीन रूप से दोहराता रहता है। एनजी ने इसका अधिकांश भाग नहीं सुना। कमरा धुंधला हो गया। मेज फैल गई। आवाजें विकृत हो गईं। उसे फिर से वही दृश्य दिखाई दिया। ये वाला अलग था। कोई खंड नहीं, कोई विकृति नहीं, बस स्पष्टता चाहिए। जैसे ही वह दृश्य उससे मुक्त हुई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे। उसके आसपास बहसें जारी रहीं, मानो उन्हें इसकी कोई परवाह ही न हो। और उसके अंदर कुछ टूट गया। वह इतनी अचानक खड़ी हुई कि उसकी कुर्सी फर्श पर पीछे की ओर घिसटती हुई चरमरा गई। वह आवाज शोर को चीरती हुई तलवार की तरह निकली। चुप रहो, वह चिल्लाए। एनजी की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उनमें से किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन पल भर में ही वह जगह शांत हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया और सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। यहां तक कि ई भी हैरान नजर आया। एनजी के हाथ मुट्ठी की तरह भींचे हुए थे और उसके बगल में लटके हुए थे। तुम सब, उसकी आवाज कांप रही थी और वह आगे बोली। तुम ऐसे बहस कर रहे हो जैसे ये कोई सामरिक अभ्यास हो, जैसे हमने पहले ही सब कुछ खो नहीं दिया हो। किसी ने भी उसे बाधित नहीं किया। गुस्ताव की मृत्यु के बाद पहली बार एनजी चुप नहीं थी। और हर किसी ने इसे महसूस किया। एनजी ने घबराकर घूंट भरा। उसे अपने पेट पर बंधे कपड़े के ऊपर अपनी नब्ज की धड़कन महसूस हो रही थी। मैं। उसकी आवाज लड़खड़ा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि गुस्ताव को वापस कैसे लाया जाए। कमरे में सन्नाटा एक ज्वार की लहर की तरह छा गया। एंड्रिक की आंखें चौड़ी हो गईं। रिया की सांस बीच में ही रुक गई। फाल्को सहज रूप से सीधा हो गया। ई का मुंह खुला का खुला रह गया। एल्ड्रिस का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ सेकंड तक कोई नहीं हिला। तब कैसे कई आवाजें एक साथ गूंजी। एंगी ने कांपते हुए सांस छोड़ी। उसके मन में एक बार फिर प्राचीन पुरुष आकृति की कल्पना गूंज उठी, जिसका शरीर ब्रह्मांडीय प्रकाश से बना था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। यह मेरी वंश परंपरा है, एनजी ने धीरे से कहा। सार्वभौमिक ज्ञान की वंश परंपरा। ये केवल गति पर आधारित क्षमता नहीं है। मैं ये कुछ समय से जानती थी, लेकिन हाल ही में मुझे इसकी गहराई का एहसास हुआ। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी वंश परंपरा मुर्दों को जीवित कर सकती है? ई ने फुसफुसाते हुए कहा। नहीं, एंगी ने दृढ़ता से उत्तर दिया। यह मृतकों को जीवित नहीं कर सकता। सामान्य तौर पर नहीं, पारंपरिक रूप से नहीं। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। लेकिन यह अस्तित्व की सीमाओं को पार कर सकता है। कमरे में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। एनजी ने स्थिर स्वर में बोलना जारी रखा। 2 साल पहले, जब हमने उस नखलिस्तान का दौरा किया जिसने हमें अपने वंश के पूर्वजों से जुड़ने का अवसर दिया, मैंने किसी को देखा। केवल एक व्यक्ति को। वह ज्यादा नहीं बोला, लेकिन उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे मैंने उस समय नजरअंदाज कर दिया। उसने निगल लिया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा वंश केवल गति पर आधारित नहीं है। ये ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांडीय धागों से, भाग्य से, और शुरुआत से। एंड्रिक की आंखें सिकुड़ गईं। आपने हमें ये कभी नहीं बताया। एनजी ने खुद को गले लगा लिया। मुझे समझ नहीं आया। अभी भी नहीं आया। लेकिन हाल ही में। उसने अपना सिर उठाया। मुझे कुछ दृश्य दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग सख्त हो गए। किस तरह के दर्शन? एलिवोरा ने कोमलता से पूछा। उन दृश्यों में, एनजी ने धीरे से कहा, मुझे एक रास्ता दिखाई देता है। एक प्रक्रिया।
कुछ ऐसा जो गुस्ताव को कगार से वापस ला सकता है, उस शून्य से जहां अलौकिक सार तब ढह जाता है जब उसका शरीर मर जाता है। वह हिचकिचाए, और मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो उन दृश्यों पर प्रतिक्रिया करता है। उसकी उंगलियां एक पल के भी अंश के लिए उसके पेट को छू गईं। सौभाग्य से किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने अपने हाथों को जबरदस्ती अपनी बगल में दबा लिया। ऐसा लगता है जैसे मेरी वंश परंपरा प्रतिक्रिया देना चाहती है। जैसे जैसे उसे कुछ ऐसा याद आ रहा हो जो मैंने कभी नहीं सीखा। सेरसी आगे झुकी। एंगी, क्या तुम कह रही हो कि तुम्हारी वंश परंपरा गुस्ताव के अलौकिक सार का पता लगा सकती है? हाँ, उसने कहा, लेकिन केवल आंशिक रूप से। मैं उस तक पहुंच सकती हूँ, लेकिन मैं उसे अकेले वापस नहीं खींच सकती। तो फिर हमें क्या चाहिए? फाल्को ने पूछा। एंगी ने कांपती हुई सांस ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक पुल। वे असमंजस में दिख रहे थे। जीवन और शून्य के बीच एक सेतु, एनजी ने स्पष्ट किया। एक स्थिरक जो गुस्ताव के सार को वापस अस्तित्व में ला सकता है। कुछ ऐसा जो उसे ब्रह्मांड से जोड़ता है। कुछ ऐसा जो उसे पुकारता है। उसका दिल दर्दनाक तरीके से धड़क रहा था, और उसके गर्भ के भीतर एक हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही थी। बाकी लोगों को पता नहीं चल सकता था। अभी तक नहीं। ये पुल, ये लंगर, एनजी ने फुसफुसाते हुए कहा, ये कुछ ऐसा है जिसे मैं बना सकती हूँ अपनी वंश परंपरा से। ये तो नामुमकिन होना चाहिए, जानात्स ने बुदबुदाते हुए कहा। एनजी ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। मैं गुस्ताव से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे तरीकों से जो जैविक या रक्त संबंध से परे हैं। उसने यह नहीं बताया कि वे कितने गहरे रूप से जुड़े हुए थे। उसने यह नहीं कहा कि उन दोनों से एक नया जीवन उसके भीतर पल रहा है। वह रहस्य उसकी कांपती पसलियों के पीछे छिपा रहा। ई बेचैन होकर बोला, इसे सरल शब्दों में समझाए। हमें क्या करना है? एंगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये प्रक्रिया खतरनाक होगी, उसने धीमी आवाज में कहा। इससे मुझे नुकसान पहुंच सकता है। सब लोग स्तब्ध रह गए। फाल्को ने गुस्से से अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, एंगी, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। मैंने यह नहीं कहा कि कुछ होगा, उसने जवाब दिया। मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है। दोनों में फर्क है। अच्छा नहीं है, सेरसी ने झल्लाकर कहा। एंगी, तुम उन कुछ बचे हुए लोगों में से एक हो। गुस्ताव नहीं चाहेंगे कि तुम कोई खतरनाक काम करो, एल्ड्रिस ने आगे कहा। अच्छा, वो अब यहाँ नहीं है ना? एनजी ने थोड़ी झुंझलाहट भरी नजर से जवाब दिया। मौन। अंत में एंड्रिक ने धीमी आवाज में बात की। आपके वंश को वास्तव में क्या करने की आवश्यकता है? एंगी ने उसकी आंखों में देखा। उन तत्वों को आपस में जोड़ें, और फिर गुस्ताव की अलौकिक ऊर्जा को मुझ में पुनः प्रवाहित करें ताकि उसे पुनर्जीवित किया जा सके। कैसे? एंड्रिक ने जोर देकर पूछा। अनुनाद के माध्यम से, उसने उत्तर दिया। एनजी ने अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया क्योंकि उसका दिल 3 गुना तेजी से धड़क रहा था, उसका अपना और किसी और का भी। मेरी रक्तरेखा ब्रह्मांडीय स्पंदन की नकल कर सकती है। यह एक ऐसी आवृत्ति उत्सर्जित कर सकती है जिस पर गुस्ताव का सार प्रतिक्रिया देगा। एनजी ने हल्की सी मुस्कान दी। ई ने अपनी आंखें सिकुड़ी। हमें अभी क्यों बता रहे हो? क्योंकि भविष्य की संभावनाएं स्पष्ट होती जा रही हैं, एनजी ने कहा। समय कम होता जा रहा है। हमें ये जल्दी करना होगा, अन्यथा सर्वव्यापी विनाश का खतरा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। और आपको यकीन है कि आपकी वंश परंपरा ही कुंजी है? फाल्को ने पूछा। हाँ, एनजी ने आधा झूठ बोला। यह एक अहम कारण था, लेकिन एकमात्र कारण नहीं था। उसके गर्भ में एक नन्हा, नाजुक जीवन हलचल मचा रहा था, जिसे वह अभी तक समझ नहीं पा रही थी। उसका बच्चा गुस्ताव से इस तरह जुड़ा हुआ था जैसा कि दुनिया में और कुछ नहीं था। अलौकिक अवशेषों की एक चिंगारी, एक जीवंत प्रकाश स्तंभ। उसकी वंश परंपरा ही रास्ता खोल सकती है। लेकिन बच्चा ही उसे घर बुलाएगा। वह उन्हें ये बात कभी नहीं बताएगी। ई ने आखिरकार राहत की सांस ली। अगर 1% भी संभावना है, तो यह अब तक की शून्य संभावना से बेहतर है। एल्ड्रिस ने धीरे से सिर हिलाया। आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? एंगी ने उन सभी को देखा। मुझे आप पर भरोसा करने की जरूरत है। उन्होंने झिझक भरी और आशा भरी निगाहों का आदान प्रदान किया। कुछ देर बाद एंड्रिक सबसे पहले आगे बढ़ा। उन्होंने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। फाल्को ने भी यही कहा। मैं भी। ई ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। तुम मेरे परिवार हो। एल्ड्रिस ने सिर हिलाया। हम आपके साथ हैं। सेरसी, रिया, एलिवोरा, जानात सभी करीब आ गए। एंगी ने गहरी सांस ली। तो तैयार हो जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्योंकि अगर हम सफल हो गए, तो गुस्ताव वापस आ जाएगा। और चुपचाप, दबे पांव, उसका हाथ एक बार फिर उसके पेट पर चला गया।
लेकिन अगर हम असफल हो गए तो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ब्रह्मांड का सचमुच अंत हो जाएगा। डॉट 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 डॉट। तैयारियों में कई दिन लगे, जो लंबे, थका देने वाले और तनावपूर्ण थे। छिपे हुए पॉकेट स्टार के अंदर वातावरण बेचैन ऊर्जा से भरा हुआ था। लोग कोनों में फुसफुसा रहे थे, ऐसे हथियारों को तेज कर रहे थे जो देवताओं के सामने कुछ खास असर नहीं डालते, और उन उपकरणों का निरीक्षण कर रहे थे जिनकी उपयोगिता अब मात्र एक उम्मीद बनकर रह गई थी। किसी भी तरह की योजना उनके डर को मिटा नहीं सकती थी, लेकिन किसी ने भी खुलेआम कायरता दिखाने की हिम्मत नहीं की। ब्रह्मांड बिखर रहा था, और यह पागलपन भरा मिशन ही उनके पास बचा एकमात्र सहारा था। छिपे हुए तारे के सबसे बड़े कक्ष में एक अर्धवृत्ताकार मेज भारहीन अवस्था में तैर रही थी। उसके चारों ओर एंड्रिक, एल्ड्रिस, फाल्को, एलिवोरा, रेया, सेर्सी, ग्रेडिया, जानात्स और कुछ अन्य बचे हुए इम्बियो अभिजात वर्ग और विश्वसनीय विदेशी शरणार्थी बैठे थे। उनके चेहरे तनाव और महीनों के शोक से मुरझाए हुए और पतले हो गए थे। और कमरे के केंद्र में एक मजबूत चबूतरे पर एक तकनीकी बोतल रखी हुई थी। यह अलौकिक अति पदार्थ से निर्मित एक यंत्र था, जिसे क्रिस्टलीय सिलेंडर के आकार में ढाला गया था और जो जेबनुमा परतों से जगमगा रहा था। यह एक घूमते हुए शून्य को समाहित करने वाले प्रिज्म जैसा दिखता था, और इसके आंतरिक कक्षों को अलौकिक प्राणियों के अमूर्त सारांशों को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह वह जीवन रेखा थी जिसकी उन्हें ब्रह्मांड को उसके विनाश से वापस खींचने के लिए आवश्यकता थी। मूनारिस सिस्टम के विनाश से तबाह हो चुके 3 तंबूदार भौतिकविदों, जो कि एलियन इंजीनियर थे, पास ही खड़े थे और 100वीं बार बोतल की सीमाओं के बारे में समझा रहे थे। आपको समझना होगा, उनमें से एक दमकती त्वचा वाले व्यक्ति ने कहा। तत्व भौतिक नहीं होते, वे वास्तविकता और सीमांत आवरण के बीच विचरण करते हैं। बोतल के अस्थिर होने से पहले आप उन्हें केवल सीमित समय के लिए ही धारण कर पाएंगे। कितना समय लगेगा? एंड्रिक ने पूछा। 72 घंटे, दूसरे ने जवाब दिया। जब आप सार का एक टुकड़ा एकत्र कर लेते हैं, तो टाइमर शुरू हो जाता है। और अगर बोतल अस्थिर हो जाए तो? एल्ड्रिस ने सवाल किया, हालांकि वह पहले से ही जानता था कि जवाब क्या होने वाला है। ये फट जाता है, परग्रही ने उत्तर दिया। इसके अंदर जो कुछ भी है, वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। इसके बाद काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। यह एक ऐसा जोखिम भरा कदम था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक भी गलत कदम का मतलब था गुस्ताव को हमेशा के लिए खो देना। जब समूह रणनीति बना रहा था, तब एंगी उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी और उसने अपनी उंगलियों से प्लेटफॉर्म के किनारे को हल्के से पकड़ रखा था। उसने अपने पेट के नीचे के हल्के उभार को छिपाने के लिए एक मोटी जैकेट पहन रखी थी। इन दिनों उसकी हर सांस भारी लगने लगी थी। हर धड़कन एक याद दिलाती थी, आप अपने साथ कोई अनमोल चीज ले जा रहे हैं। कोई ऐसी चीज जो उससे जुड़ी हुई है। उसने किसी को नहीं बताया था। एंड्रिक नहीं, एलिवोरा नहीं, न तो न ही फाल्को। किसी को भी नहीं। बाकी लोगों को सच्चाई के केवल कुछ अंश ही पता थे। वे दृष्टियां जो उसे प्राप्त हो रही थी, और यह रहस्योद्घाटन की उसकी सार्वभौमिक ज्ञानोदय की वंशावली उन्हें पुनरुत्थान की विधि की ओर मार्गदर्शन कर सकती है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सपनों में उसके कान में फुसफुसाकर बताई गई प्रक्रिया आंशिक रूप से उसके अजन्मे बच्चे से जुड़ी थी, एक ऐसा बच्चा जो गुस्ताव की मृत्यु से कुछ समय पहले गर्भ में आया था। वह बच्चा सीधे तौर पर कुंजी नहीं था, लेकिन वह एक सेतु था, एक सूक्ष्म आधार जो गुस्ताव के बिखरे हुए सार को वास्तविकता से जोड़ता था। उसके भीतर विकसित हो रही उस उपस्थिति के बिना वंश का ज्ञानोदय अधूरा रह जाता। लेकिन एंजी अपनी गर्भावस्था को उजागर किए बिना इस अवसर का लाभ उठाना चाहती थी। बाकी लोग पहले से ही काफी बोझ उठा रहे थे। वह एक और बोझ नहीं डालना चाहती थी, खासकर ऐसा बोझ जो उनके फैसले को बदल दे या उसकी जान जोखिम में डालने से हिचकिचाहट पैदा करे। वह अपने अजन्मे बच्चे को देवताओं का एक और निशाना नहीं बनने देगी। इसलिए वह अकेले होने पर ही अपने पेट के चारों ओर सुरक्षात्मक रूप से अपना हाथ रखती थी। अब जैसे ही समूह ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया, उसने एक गहरी सांस ली और करीब आ गई। हेनरिक ने अपनी उंगलियों को आपस में दबाया और एक गहरी सांस छोड़ी। हम सब स्थिति से वाकिफ हैं। गुस्ताव के सार के टुकड़े कई क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं, कुछ लगभग मृत ग्रहों में, कुछ अस्थिर अंतरिक्ष में बह रहे हैं, कुछ अनुष्ठान स्थल के अवशेषों के भीतर समाहित हैं, और कुछ और भी गहरे, संभवतः उन स्थानों के भीतर हैं जो दैवीय ऊर्जा से प्रभावित हैं। फाल्को ने थकावट भरे भाव से अपनी बाहें मोड़ ली। हमें किसी के द्वारा पता लगने से बचना होगा। अगर एक भी देवता ने हमें देख लिया तो हम मर जाते हैं, सेर्सी ने धीमी आवाज में कहा। नहीं, ई ने खोखली हंसी के साथ सुधार करते हुए कहा।
हम मर जाते हैं और बोतल खुद ही नष्ट हो जाती है। और फिर हमारे साथ ब्रह्मांड भी मर जाता है। शानदार संभावनाएं, एलिवोरा ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। जानात तारों का नक्शा प्रदर्शित करने वाले तैरते हुए होलोग्राम की ओर बढ़ा। हम 4 टीमों में बंट गए हैं। प्रत्येक टीम के पास एक सार अंश है। 10वां अंश अनुष्ठान स्थल पर है, हम उसे सबसे आखिर में प्राप्त करेंगे। क्योंकि अनुष्ठान स्थल पर देवी देवताओं के अवशेष बिखरे पड़े हैं, एल्ड्रिस ने कहा। वहां कदम रखने मात्र से भी दिव्य प्रतिध्वनि उत्पन्न हो सकती है। एंड्रिक ने आगे कहा, और पहले नमूने को निकालने के बाद हमें सिर्फ 72 घंटे मिलते हैं। इसका मतलब है कि हर सेकंड मायने रखता है। एनजी ने कहा, मैं अनुष्ठान स्थल पर ही रहूंगी। सार के अंशों को वापस लाने से पहले इसे तैयार करना होगा। ई ने अपना सिर घुमाया। क्या एंगी, ये तो आत्महत्या है। कोई भी देवता इस तारे का पता नहीं लगा सकता, उसने शांत भाव से उत्तर दिया। अगर हम इसे उस अनुष्ठान स्थल पर ले जाएं जो आयामी परतों से ढका हुआ है, तो मैं काफी सुरक्षित रहूंगी। काफी सुरक्षित कहना बिल्कुल भी आश्वस्त करने वाला नहीं है, फाल्को ने बुदबुदाते हुए कहा। एनजी ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं संभाल लूंगी। उन्होंने भूमिकाएं, उपकरण और भागने के रास्ते वितरित किए। प्रत्येक टीम को छलावरण तकनीक, कृत्रिम वर्माहोल खोलने वाले उपकरण और देवता बोध आवृत्तियों के अनुरूप कैलिब्रेटेड सिगिल अवरोधकों का एक उपसमूह प्राप्त हुआ। सभी लोग आपातकालीन शून्य दरार पत्थर अपने साथ रखते थे, जो अंतरिक्ष से बाहर निकलने और किसी अनिश्चित स्थान पर टेलीपोर्ट करने का अंतिम उपाय था। यह सुरक्षित नहीं था, कुछ भी सुरक्षित नहीं था। लेकिन उनकी दुनिया 5 महीने पहले ही तबाह हो चुकी थी। डर उनका जाना पहचाना साथी बन चुका था। रिया ने आखिरकार वह सवाल पूछ ही लिया जिससे सब लोग बचते रहे। अगर कोई देवता हम में से किसी को ढूंढ ले, तो क्या हम भागेंगे, या क्या हम उन्हें दूसरों से दूर ले जाएंगे? कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, फिर एंड्रिक ने जवाब दिया, अगर कोई देवता हमें ढूंढ लेता है, तो हम वो सब करेंगे जिससे मिशन पूरा होने की संभावना बढ़ जाए। अगर इसका मतलब है कि हम में से किसी एक को मरना पड़े। उसने गहरी सांस ली। तो ऐसा ही सही। इसके बाद सहमति में सिर हिलाया गया। जैसे ही टीमें प्रस्थान करने की तैयारी कर रही थी, ई ने कोमल भाव से एंगी के पास जाकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम दुबली पतली और थकी हुई लग रही हो। एनजी ने जबरदस्ती हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मैं ठीक हूँ, सचमुच। एलिवोरा भी पास आए और धीरे से एनजी की बांह को छुआ। अगर ये दृश्य और भी खराब हो जाए, तो हमें बताना। तुम्हारा यह वंश, यह एक नया क्षेत्र है। एनजी ने सिर हिलाया। मैं करूंगी। वह ऐसा नहीं करेगी। फाल्को पास ही दीवार से टेक लगाकर खड़ा था, जबकि एल्ड्रिस ने अपनी कलाई पर बहुआयामी पट्टियां बांधी और एनजी को आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। हम उसे वापस लाएंगे, किसी भी तरह से। एनजी की आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई। मुझे पता है, यह महज एक उम्मीद नहीं थी। यह एक ऐसा वादा था जिसे वह अपने दिल की गहराई में महसूस करती थी। जानात्स ने एक एक करके आयामी द्वारों को सक्रिय किया। वे प्रकाश के संकेंद्रित पहियों की तरह घूमने लगे, जो परियों के हाथों से और गुस्ताव के मृत्यु से पहले के ज्ञान से निर्मित प्रतीकों से जगमगा रहे थे। जैसे ही प्रत्येक टीम अपने गेट की ओर बढ़ी, एंड्रिक रुका और एनजी की ओर मुड़कर देखा। हमारे लिए मोर्चा संभाले रखना। मैं करूंगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। द्वार खुल गए, और ब्रह्मांड के दूर दराज के कोनों की खिड़कियां बन गए, जो बाहर गरज रहे अराजक दिव्य तूफानों के कारण अस्थिर और टिमटिमा रहे थे। वे एक एक करके अंदर कदम रखते गए। एल्ड्रिस और रिया एक ऐसे द्वार से होकर गायब हो गए जो एक खंडित निहारिका की ओर जाता था, जहां उसका एक टुकड़ा स्वतंत्र रूप से बह रहा था। ई और एलिवोरा एक द्वार से अंदर गए जो यूनिवर्सल एलायंस मुख्यालय के टूटे फूटे अवशेषों की ओर जाता था। फाल्को और जानात्स एक ऐसे गलियारे से गुजरे जो एक अंधेरी दरार में खुलता था, जहां समय भी असामान्य रूप से मुड़ जाता था। एंड्रिक बोतल लेकर सबसे आखिर में गया। एंगी, अनुष्ठान स्थल में किसी भी तरह की बाधा मत आने देना। मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर वह अंतिम द्वार से गुजरा और वास्तविकता के हिंसक तूफान में विलीन हो गया। द्वार बंद हो गए, जिससे एंगी अन्य शरणार्थियों के साथ उस विशाल कक्ष में अकेली रह गई। जैसे ही कमरे में अंधेरा छा गया और सन्नाटा छा गया, एनजी ने अपना हाथ अपने पेट पर कसकर दबाया और जोर से सांस ली। उसके गर्भ में शिशु की गर्माहट स्पंदित हो रही थी। उसके मन में पनप रहे दृश्यों ने उसे ब्रह्मांडीय सत्य के कुछ अंश दिखाए थे। परलोकवासी यूं ही वापस नहीं लौट सकते। उन्हें बुलाया जाना चाहिए। निर्देशित, लंगर डाला हुआ, और वह आधार केवल उसका वंश ही नहीं था। यह वही जीवन था जिसे वह अपने साथ लेकर चल रही थी। लेकिन वह ये बात कभी भी खुलकर नहीं कहती थी। अगर उन्हें पता होता, वे उसकी रक्षा करने की कोशिश कर सकते हैं।
उसे आश्रय दो, उसे खतरे से बचाओ। उन्हें अनुष्ठान का नेतृत्व करने के लिए उसकी आवश्यकता थी। ब्रह्मांड को उसके अजन्मे बच्चे की आवश्यकता थी, लेकिन वह इस बोझ को अकेले ही उठाएगी। उसने अपनी आंखें पोंछी और खुद को मजबूत किया। ज्यादा समय नहीं बचा है, उसने अपने पेट से फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन तुम्हारे पिता घर आ रहे हैं। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। उसकी रक्तरेखा उसकी त्वचा पर हल्के सुनहरे पैटर्न में झिलमिला रही थी, जैसे तारामंडल बन रहे हों और विलीन हो रहे हों। डॉट 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 छिपे हुए सितारे की सुरक्षा से बहुत दूर टीमें पहले से ही गहरे खतरे में थीं। वे जिस भी लोक में प्रवेश करते थे, वह दैवीय विनाश के निशानों से भरा होता था। शहर ब्रह्मांडीय धूल में विलीन हो गए। ग्रह दरारों से भरे और खोखले लटके हुए थे। अंतरिक्ष में मौजूद दरारों से ऊर्जा का रिसाव हुआ। टूटे फूटे बीड़ों में नश्वर प्राणी भटकते रहे, उन देवताओं से प्रार्थना करते रहे जो केवल उन पर हंसते थे। और हमेशा किसी देवता की छाया पर्दे के पीछे कहीं मंडराती रहती थी। किसी भी क्षण पकड़े जाने का मतलब मौत था। लेकिन वे आगे बढ़ते रहे, ये जानते हुए कि हर एक सेकंड महत्वपूर्ण है। एल्ड्रिस और रिया ने सबसे पहले अपने अपने सामान का पता लगाया। गुस्ताव के सार का एक चमकता हुआ अंश कुचले हुए चंद्रमा के अवशेषों के भीतर तैर रहा था, जिसकी रोशनी एक खोई हुई आत्मा के रोने की तरह टिमटिमा रही थी। रिया हिचकिचाते हुए उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। यह बिल्कुल उसके जैसा लगता है, एल्ड्रिस ने दांत पीसते हुए कहा। भावुक मत हो, एंगी को इसकी जरूरत है। इसे ले लो। उसने सिर हिलाया और चमकदार तार पर हाथ फेरते हुए उसे उनके साथ रखे छोटे पात्र में डाल दिया। सार तत्व ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और पहचान के संकेत के रूप में स्पंदित होने लगा। 72 घंटे का टाइमर शुरू हो गया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जब बाकी लोग कई तारामंडलों में लड़ रहे थे, छिप रहे थे और भाग दौड़ कर रहे थे, तब एंगी उस अनुष्ठान स्थल की ओर जाने की तैयारी कर रही थी जहां महीनों पहले गुस्ताव का अंतिम अनुष्ठान बाधित हो गया था। हालांकि उसे अभी भी इंतजार करना था। सार तत्वों के बिना वास्तव में कुछ भी शुरू नहीं हो सकता था। उस क्षण जेब के आकार का तारा बिल्कुल शांत था, कुछ ज्यादा ही शांत। एक ऐसी जगह जो सामान्य समय स्थान से परे है, ब्रह्मांडीय विकृति के आवरण में छिपी हुई है और गुस्ताव की विशिष्ट वास्तविकता को विवश करने वाली शक्ति से उत्प्रोत है। फिर भी यहां भी भय एक जिद्दी प्रेत की तरह उनके साथ रहता था। इस शरणस्थल में बिताए दिन किसी तूफान के केंद्र की तरह लगते थे। शांत, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि विनाश ठीक उसकी दीवारों के बाहर चीख रहा था। सौभाग्यवश मिशन के पहले 36 घंटों के बाद टीमें एक के बाद एक वापस लौटने लगी। और हालांकि वे काफी हद तक सफल रहे थे, काम अभी खत्म नहीं हुआ था। एनजी योजना कक्ष के कोने में बैठी थी, उसकी पीठ छिपे हुए तारे के अंदरूनी हिस्से की ठंडी क्रिस्टलीय सतह से सटी हुई थी। उसकी सांसें उथली थीं, हथेलियां पसीने से तर थीं। मतली की एक लहर फिर उठी, जिससे उसका पेट कस गया। अभी नहीं, यहां नहीं। उसने धीरे से सांस ली और मेज के नीचे अपना पेट पकड़ लिया। उसकी हथेली पर हल्का सा उभार महसूस हुआ। उसने अपने गले में उठ रही घबराहट को जैसे निगल लिया। हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से। उसने अपनी सांसों को सामान्य करने की कोशिश की। वह किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। उनमें से किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए था। अभी नहीं। उसकी निगाहें कक्ष के केंद्र में प्रदर्शित होलोग्राफिक मानचित्र पर वापस टिक गईं। एल्ड्रिस, एंड्रिक, रिया, सिरसी और जानात्स उसके चारों ओर खड़े थे और मार्गों, रणनीतियों और समय सीमाओं पर चर्चा करते हुए उनकी आवाजें कभी तेज तो कभी धीमी हो रही थीं। वे पहले ही 6 सार अंश बरामद कर चुके थे। 4 और शेष थे। ये अंश, जो अंतरिक्ष में बिखरे हुए अलौकिक तत्व की झलक मात्र थे, उन्हें महसूस करना कठिन था और उन्हें प्राप्त करना तो और भी मुश्किल। एनजी ने ही इन्हें खोजा था। हालांकि ब्रह्मांड में 10 से कहीं अधिक सार अंश बिखरे हुए थे, लेकिन एनजी के अनुसार अनुष्ठान के लिए 10 अंशों की ही आवश्यकता थी। हालांकि प्रत्येक पुनर्प्राप्ति अभियान में देवताओं के सामने उजागर होने का खतरा था, और यह खतरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। तो हमें जिन 4 अंतिम तत्वों की आवश्यकता है, वे सभी देवताओं द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित हैं, जानात्स ने गंभीर स्वर में कहा। एक रप्चर्ड नेबुला के पास, एक वर्ल्ड एक्सिस के किनारे पर, और एक, उसने आह भरी, एक पृथ्वी के अवशेषों पर। इसके बाद सन्नाटा छा गया। पृथ्वी, वह दुनिया जो अब एक टुकड़े के रूप में मौजूद नहीं है। यहां खड़े लगभग हर व्यक्ति का जन्मस्थान। वह स्थान जिसकी रक्षा करने की शपथ गुस्ताव ने कभी ली थी। दुख के साथ साथ पुरानी यादों का भी कड़वाहट से मिश्रण हो गया था। एल्ड्रिस ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। हम 2 युद्ध सक्षम टीमों में बढ़ जाएंगे। एक टीम का नेतृत्व फाल्को करेगा।
दूसरी का नेतृत्व एंड्रिक करेगा। एल्ड्रिस ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। हम 2 युद्ध सक्षम टीमों में बढ़ जाएंगे। एक टीम का नेतृत्व फाल्को करेगा, दूसरी का नेतृत्व एंड्रिक करेगा। फाल्को ने सिर हिलाया, हालांकि थकावट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसके शरीर पर अभी भी उसकी दैवीय विरासत के कारण पड़े तनाव के निशान थे, पिछले कुछ महीनों की लड़ाइयों और अत्यधिक परिश्रम के घाव। एंजी चुपचाप उसे देखती रही। उसे इस तरह नहीं लड़ना चाहिए। उनमें से किसी को भी नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उसके पेट में दर्द की एक और लहर दौड़ गई। उसने मेज के निचले हिस्से को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। फाल्को ने उसकी तरफ देखा। एंगी, तुम ठीक हो? वह तुरंत सीधी खड़ी हो गई। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। एंड्रिक की आंखें सिकुड़ गईं। समय के साथ उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाने के कारण वह हमेशा ही आभा में होने वाले उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। तुम्हारी आभा अस्थिर है। तुम खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो। एंजी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हम सब ऐसे ही हैं। उन्होंने कुछ देर तक उसे घूरा, लेकिन फिर नक्शे पर लौट गए। उनके नजर हटाने के बाद ही उसने राहत की सांस ली। 1 घंटे बाद वे तैयार थे। एंड्रिक, सेर्सी और जानात सबसे पहले रवाना हुए। उनका लक्ष्य रपचिड नेबुला के पास स्थित टुकड़ा था। फाल्को, ई और एल्ड्रिस दूसरे स्टील्थ स्किफ में सवार हो गए। एक सुई जैसी दिखने वाली नौक जो बाहरी दुनिया की अवशिष्ट विकृति से ढकी हुई थी। अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी करते समय इसका बाहरी आवरण मंद बैंगनी चमक से जगमगा रहा था। एनजी उनके पीछे पीछे प्रक्षेपण कक्ष तक गई। फाल्को ने पीछे मुड़कर उसे देखा। उन्होंने कहा, सुरक्षित रहें। तुम भी, एनजी ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज उस दबाव के कारण कांप गई जिसे वह छिपा नहीं सकी। उसने भौहें चढ़ा ली। क्या तुम वाकई ठीक हो? हाँ, उसने बचाव करते हुए सुधार किया, मैं बस चिंतित हूँ। आप सभी के लिए। ई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम ठीक रहेंगे। तुम्हें पता है, फाल्को की दिव्य इंद्रियां धोखा देती है। उससे कुछ भी नहीं छिपता। फाल्को अपराधबोध से मुंह फेर लेता है। उसे नॉक्टर्नस से विरासत में मिली शक्ति पर निर्भर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। छोटी नाव के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए। एंगी ने देखा कि नाव छोटे तारे के पतले आकाश से निकलकर झिलमिलाती हुई आगे बढ़ गई। फिर उसने अपना हाथ दोबारा अपने पेट पर रख लिया। बस थोड़ा और, गुस्ताव, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। ... फाल्को की छोटी नाव जब शून्य अक्ष के पास मलबे से भरे एक क्षेत्र से सुरंग बनाते हुए गुजरी तो अंतरिक्ष में हिंसक रूप से विकृति आ गई। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां कुछ सबसे शक्तिशाली देवता गश्त करते थे। वे सार के स्थान से कुछ ही क्षणों की दूरी पर थे जब फाल्को जम गया। ई ने तुरंत ध्यान दिया। क्या गड़बड़ है? फाल्को ने सांस नहीं ली। उद्धरण चिन्ह ... हम अकेले नहीं हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। एल्ड्रिस धीरे धीरे अपनी सीट से उठा। देवता, फाल्को ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन ये बहुत करीब है, बहुत ज्यादा करीब। ई का दिल बैठ गया। धिक्कार है। रडा एक ब्रह्मांडीय पलक की तरह एक बार झपकते ही जगमगा उठा। फिर उनके आसपास का अंतरिक्ष कांपने लगा। दिव्य उपस्थिति की एक लहर पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिससे नाव का ढांचा चरमरा गया। निर्वात में भी एक बुलंद आवाज गूंज उठी। मुझे अलौकिक अवशेषों का आभास हो रहा है। उस आवाज से ई की हड्डियां कांप उठी। एल्ड्रिस ने संतुलन बनाए रखने के लिए दीवार को पकड़ लिया। फाल्को की पुतलियां पूरी तरह से फैल गईं, उसकी दैवीय रक्तरेखा सहज रूप से जागृत हो गई। यह एक निर्णायक देवता है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। चौथे स्थान पर, ई ने गुस्से से कहा। अरे यार, हम तो गए काम से। फाल्को ने हाथ उठाया। चुप रहो, हिलना मत, जोर से सांस मत लो, जोर से सोचना भी मत। क्या मैंने कहा था, जोर से मत सोचो। देवता की उपस्थिति निकट आती गई। जैसे ही आर्बिटर प्रकट हुआ, नाव के आसपास एक जोरदार लहर दौड़ गई। वह चटखती हुई लाल ऊर्जा से बना एक विशालकाय मानवाकार प्राणी था, जिसकी आंखें मरते हुए तारे की तरह चमक रही थीं। उसने चारों ओर नजर घुमाई, उसकी निगाहें बार बार इधर उधर घूम रही थीं। फाल्को कांप रहा था जब उसने अपने हस्ताक्षर उनके और अंतरिक्ष यान के चारों ओर फैलाए। छुपाओ, छिपाओ, धड़कन धीमी करो, अपनी पहचान मिटा दो, लेकिन सिर्फ आपके ही नहीं, उन सभी के। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी जन्मजात क्षमता को सक्रिय कर लिया। शून्यजनित धुंध, नाव पर परछाई जैसी एक विकृत आकृति लहरों की तरह फैल गई। नाव पहले धुंधली हुई, फिर अस्पष्ट हो गई, मानो किसी देवता की छाया में लिपटी हो। देवता की दृष्टि उन पर से होकर गुजरी।
जहाज का ढांचा जोर से चरमरा उठा। ई ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और एल्ड्रिस ने अपनी सांस रोक ली। आर्बिटर ने धीरे धीरे अपनी विशाल उंगली बढ़ाई और जहाज से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित अंतरिक्ष को स्पर्श किया। फाल्को की नाक, कान और आंखों से तुरंत खून बहने लगा। दबाव, मेहनत, ये बहुत ज्यादा था। उसका शरीर निरंतर देवता स्तर के छुपने के लिए नहीं बना था। ई ने हताशा से फुसफुसाते हुए कहा, फाल्को रुको, तुम खुद को मार डालोगे। फाल्को ने अपनी आंखें नहीं खोली। अगर मैं रुक गया तो हम सब मर जाएंगे। निर्णायक की उंगली हवा में मंडराती रही और वह कुछ देर के लिए रुक गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अजीब बात है, ये गूंज उठा। अवशेष गायब हो गया। फाल्को लगभग बेहोश हो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पल अनंतकाल में तब्दील हो गए। अंततः निर्णायक ने मुंह फेर लिया। ये पीछे की ओर बहता हुआ धुंध की तरह शून्य में विलीन हो गया। जब वह उपस्थिति पूरी तरह से गायब हो गई तो फाल्को बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पॉकेट डायमेंशन में वापस आते ही एनजी को चक्कर आने लगे और वह लड़खड़ा गई। उसने दीवार को पकड़ लिया। उसे अपने बच्चे के दिल की धड़कन हल्की हल्की महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसमें एक अजीब सी ब्रह्मांडीय चेतना विकसित हो गई हो, जिससे वह उससे हल्की सी बातचीत कर पा रही थी। बच्ची प्रतिक्रिया दे रही थी। अंतरिक्ष में होने वाली हलचलें उसके शरीर में हल्की हल्की लहरों की तरह फैल रही थीं। फाल्को की टीम को कुछ हुआ। ओह, वे ठीक है। ये तो राहत की बात है। उसे लगातार अपने पेट से उन लोगों के बारे में जानकारी मिल रही थी जो बाहर गए थे। और जल्द ही उसे सूचना मिली कि एंड्रिक की टीम वापस लौट रही है। उसके पास सोचने का समय भी नहीं था, क्योंकि एंड्रिक की टीम एक बेहोश जानात्स को अपने साथ घसीटते हुए छिपे हुए तारे में समा गई। एंगी हौंफते हुए बोली, एक और हमला। एंड्रिक ने सिर हिलाया। बाल बाल बच गए। देवताओं का गश्ती दल था। हम बड़ी मुश्किल से बच निकले। सभी के दिल और भी ज्यादा बैठ गए। 2 मिशन, 2 देवताओं का मिलन। फंदा कसता जा रहा था और फाल्को की टीम अभी तक वापस नहीं आई थी। डॉट 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 डॉट। इसी बीच मृत आकाशगंगाओं के टुकड़ों से बने अंधेरे महल के भीतर नोक्टिनस एक तैरते हुए अंधेरे चबूतरे के ऊपर खड़ा था। एक प्राचीन जल्लाद, जिसका आकार पूरी आकाशगंगा के बराबर था, उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। मेरे स्वामी, हमें अभी तक आपका बेटा नहीं मिला है। नोक्टिनस की आंखें अंतहीन रात के गड्ढों की तरह चमक रही थीं। और बाकी लोग, लड़का एंड्रिक, औरत एनजी। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाने से तनाव और बढ़ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कुछ नहीं, मेरे स्वामी। नोक्टिनस की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आभा बाहर की ओर फैल गई, जिससे महल की परिक्रमा कर रहे 3 चंद्रमा नष्ट हो गए। मेरा बच्चा मुझसे कैसे बच निकलता है? उसने शांत और भयावह स्वर में फुसफुसाते हुए कहा। उससे रक्त संबंध रखने वाला कोई भी प्राणी छिप नहीं सकता था। उसकी इंद्रियां जीवित अंधकार के जाल की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई थीं। उसे फाल्को, एंड्रिक, रिया, सेर्सी, एनजी और बाकी लोगों की मौजूदगी का अंदाजा हो जाना चाहिए था। लेकिन वे अचानक गायब हो गए। अदृश्य, पहुंच से बाहर, पता लगाना असंभव। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह असंभव है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। जब तक कि एक हल्की, मुश्किल से दिखाई देने वाली लहर फैलते ही वह रुक गया। मानो किसी सार की स्मृति शून्य में फुसफुसा रही हो। नोक्टिनस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ब्रह्मांड एक बार फिर रहस्य छिपा रहा था, और अगर जरूरत पड़ी तो वह इसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ घंटों बाद, जब एनजी की चिंता असहनीय हो गई, तो छोटी नाव झिलमिलाते हुए वापस जेबनुमा आयामी तारे में समा गई। ई बेहोश फाल्को को उठाकर लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। एल्ड्रिस पीला पड़ा हुआ और कांपता हुआ उसके पीछे पीछे आया। एंड्रिक उनकी ओर दौड़ा। क्या हुआ? ई की आवाज में बचे हुए डर के कारण कंपन हो रही थी जब उसने जवाब दिया। एक देवता, एक सर्वशक्तिशाली निर्णायक देवता लगभग हम पर पैर रखने ही वाला था। एनजी का दिल बैठ गया। फाल्को, क्या वह? एल्ड्रिस ने सिर हिलाया। जिंदा है, लेकिन हमें छुपाते हुए वह लगभग खुद को मार ही डाला था। उसने हम सबको छिपाने के लिए एक शक्तिशाली क्षमता का इस्तेमाल किया। एंड्रिक की आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो संभव ही नहीं होना चाहिए। उसने इसे संभव बनाया, ई ने फुसफुसाते हुए कहा। वे फाल्को को अंदर ले गए। एंगी चुपचाप उनके पीछे पीछे गई, उसका हाथ एक बार फिर उसके पेट पर कांप रहा था। डॉट 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 डॉट। समय बीतने के साथ फाल्को ठीक हो गया और वे एक बार फिर अलौकिक तत्वों को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। जैसा कि एनजी पहले ही बता चुकी है, जब गुस्ताव की मृत्यु हुई
तो वह यूं ही गायब नहीं हो गया। एक अलौकिक प्राणी ऐसा नहीं कर सकता था। इसके बजाय उनका अस्तित्व चकनाचूर हो गया, न तो शरीर में, न ही आत्मा में, बल्कि सार के टुकड़ों में, जिनमें से प्रत्येक उनके अस्तित्व के मूलभूत सत्य को समाहित किए हुए था। समय, निर्माण, अधिकार, संतुलन, अस्तित्व ही। वे मरते हुए तारों की तरह पूरे ब्रह्मांड में बिखर गए, और घायल और अस्थिर ब्रह्मांड ने उन्हें निगल लिया। उन्हें संयोगवश एक और टुकड़ा मिल गया। एक ढहती हुई आकाशगंगा के पास के निर्जीव अंतरिक्ष की स्कैनिंग कर रहा था, तभी उसके सेंसरों से तेज आवाज आई। दोस्तों, उसने चौड़ी आंखों से बुदबुदाया, यह सामान्य बात नहीं है। सामने वाला निहारिका चमक नहीं रहा था, वह जीर्ण शीर्ण हो रहा था। इसका रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया, मानो यह अंदर की ओर ढह रहा हो, मानो समय ही सड़ रहा हो। फाल्को ने भौहें चढ़ाई। वह जगह पुरानी होती जा रही है, पीछे की ओर जा रही है। फिर भी वे अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, अलार्म बजना बंद हो गए। कोई पठन नहीं, कोई आवाज नहीं। उनके विचार भी सुस्त महसूस हो रहे थे। अलेरो ने अपने जबड़े भींच लिए। ये जगह हमें यहां नहीं चाहती। केंद्र में एक क्रिस्टल का टुकड़ा तैर रहा था, जो टूटा हुआ था और उससे सफेद रोशनी निकल रही थी। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये जगह गर्मजोशी भरी और जानी पहचानी सी लगी। जैसे ही वे करीब पहुंचे, निहारिका चीख उठी। एक लौकिक शिकारी प्रकट हुआ, जो टूटे हुए समय से पैदा हुए एक विकृत प्राणी में बदल गया, और उस टुकड़े को परेशान करने की कोशिश करने वाली किसी भी चीज पर हमला करने लगा। फाल्को ने सबसे पहले हमला किया, परछाइयां भड़क उठी और वास्तविकता के टुकड़े फाड़कर उसे धीमा करने की कोशिश की। ने जहाज से हथियार दागे। जब समय ने अलेरो की बांह को जकड़ लिया और उसे इतिहास से मिटाने की कोशिश की, तो वह लगभग मर ही गया था। इसमें उनकी पूरी ताकत लग गई। जब एल्ड्रिस अंततः शॉट तक पहुंची और उसे एक कंटेनमेंट सिगिल में सील कर दिया, तो नेबुला पूरी तरह से ढह गया, कुछ ही सेकंड में धूल में बदल गया। वापसी के रास्ते में किसी ने बात नहीं की। ... अगला सार और भी बदतर था। यह एक पतित देवता के शव में धंसा हुआ था, जो शून्य में अहंकार के स्मारक की तरह तैर रहा था। वह शरीर विशालकाय था, ग्रहों से भी कहीं अधिक बड़ा, फटा हुआ और दूषित दिव्यता का रिसाव हो रहा था। एलिवोरा को निगल लिया गया। यदि देवताओं को इसका आभास हो जाए तो। इसीलिए हमें जल्दी करनी होगी, एल्ड्रिस ने शांत स्वर में उत्तर दिया। जैसे ही वे उतरे, दिव्य प्रेतों ने हमला कर दिया। नौकर नहीं, अवशेष। बची हुई सत्ता मरने से इनकार कर रही है। फाल्को ने एक साथ 3 लोगों से लड़ाई की, उसके काले खून से निर्वात में भाप निकल रही थी। रिया की ढालें 2 बार चकनाचूर हो गईं। दबाव को सहन करने की कोशिश में तंत्रिका तंत्र के अतिभारित हो जाने के कारण ही चीख उठा। उन्हें ये देवता के सीने के भीतरी भाग में मिला। एक धड़कता हुआ टुकड़ा, दिल की तरह स्पंदित। जिस अगली चीज की वे तलाश में गए, वह सुरक्षित नहीं थी। इससे स्थिति और बिगड़ गई। वे ऐसे निर्देशांकों पर पहुंचे जो अस्तित्व में ही नहीं थे। कोई स्टार नहीं, कोई ग्रह नहीं, जगह नहीं है, सिर्फ अनुपस्थिति। एक ऐसा शून्य जो वास्तविकता को नकारता है। ने जहाज के रीडिंग को ध्यान से देखा। ऐसा होना संभव नहीं होना चाहिए। जैसे ही उन्होंने गैर अंतरिक्ष में प्रवेश किया, गुरुत्वाकर्षण गायब हो गया। दिशा गायब हो गई, पहचान धुंधली हो गई। अलेरो चीख उठा, क्योंकि उसका शरीर खुद के कई रूपों में विभाजित होने की कोशिश कर रहा था। फाल्को ने दांत भींचकर दहाड़ते हुए सबको छाया की जंजीरों से जकड़ लिया। केंद्र में एक तैरता हुआ वैचारिक टुकड़ा था। एक और सार। इसे लेने से एल्ड्रिस लगभग मिट ही गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बिखर रहा हो, बस उसके सीने के अंदर मौजूद किसी गर्म चीज ने उसे थामे रखा हुआ था। उसे अभी तक पता नहीं था कि वह क्या है, लेकिन इससे उसकी जान बच गई। ... गुस्ताव की मृत्यु के स्थान तक वापस जाने का सफर उन सभी के लिए असहनीय रूप से भारी लग रहा था, लेकिन अंतिम पड़ाव के दौरान किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। देवताओं से बचते हुए, गुस्ताव के बिखरे हुए सार के अंतिम अंशों को इकट्ठा करते हुए, और ऐसे खतरनाक मुठभेड़ों से बचते हुए, जिनसे उनके हौसले पस्त हो गए थे। 1 और सप्ताह बीतने के बाद समूह अंततः उन निर्देशांकों के पास पहुंचा जिन्हें एनजी ने चिन्हित किया था। पहुंचने से बहुत पहले ही उनकी गति धीमी होने लगी थी। लाखों किलोमीटर दूर से भी सामने का अंतरिक्ष क्षेत्र अजीब सा लग रहा था। डेड रॉन्ग। ने अंतरिक्ष यान के पारदर्शी दृश्य पैनल से झांका। क्या वह? हाँ, सेर्सी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। बचे हुए एलियंस में से एक ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, अंतरिक्ष ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ब्रह्मांड का ये हिस्सा ऐसा लग रहा था मानो किसी ने ब्रह्मांड पर इरेजर चला दिया हो, तारों को स्याही की धारियों में बदल दिया हो और सारा रंग मिटा दिया हो, जब तक कि केवल काला और सफेद ही शेष न रह गया हो। निहारिकाएं घूमते हुए चाक के बादलों में बदल गई थी। ग्रह पेंसिल से खींची गई रेखा चित्रों की तरह जमे हुए प्रतीत हो रहे थे। यहां तक कि निर्वात भी बनावटदार लग रहा था, कागज की तरह। सत्ता के उन दो गुटों के बीच टकराव से उपजा भ्रष्टाचार, जिनका कभी मिलना तय ही नहीं था। गुस्ताव और देवताओं के बीच युद्ध। फाल्को ने गहरी सांस ली। हमें सावधान रहना होगा। अगर हम बहुत तेजी से आगे बढ़े तो इस क्षेत्र में प्रवेश करना हमें अलग थलग कर सकता है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एंड्रिक ने कहा। सीमा पार करते ही मैं जहाज को और मजबूत कर दूंगा। वे आगे बढ़े। जैसे ही जहाज का अगला हिस्सा मोनोक्रोम क्षेत्र में प्रवेश किया, पतवार से ऐसी चरमराहट की आवाज आई मानो कोई प्राचीन वस्तु उस पर दबाव डाल रही हो। एनजी को लगा जैसे उसकी छाती कस गई हो। उसकी वंश परंपरा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी दृष्टि के किनारों पर रोशनी नाचने लगी, चांदी के ऐसे फ्रैक्टल पैटर्न प्रदर्शित करने लगी जिन्हें केवल वही देख सकती थी। उसके गर्भ में पल रहे बच्चे में हलचल हुई, जिससे उसके पेट के अंदर हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। उसने दबे स्वर में अपनी कुर्सी के किनारे को पकड़ लिया। अभी नहीं, कृपया अभी नहीं। उसकी मतली दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इस राज को छुपाना थका देने वाला था, लेकिन उसे कुछ और समय तक हिम्मत रखनी थी। गुस्ताव के लिए, ब्रह्मांड के लिए। धीरे धीरे वे विकृत अंतरिक्ष में अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। धीरे धीरे वे विकृत अंतरिक्ष में आगे बढ़ते गए। उड़ना किसी जहाज को कपड़े की मोटी चादरों के बीच से धकेलने जैसा था। कभी कभी तारे पूरी तरह से गायब हो जाते थे, मानो मिट गए हों। कभी कभी वे विकृत आकृतियों के साथ फिर से टिमटिमाते थे। 1 घंटे के कष्टदायक समय के बाद एनजी अपनी सीट से खड़ी हो गई। यहां, उसने अचानक कहा। यहीं रुक जाओ, यही सही जगह है। क्या आपको यकीन है? एंड्रिक ने पूछा। एनजी ने सिर हिलाया। वह व्यूपोर्ट के और करीब गई। यहीं पर गुस्ताव गिरा था। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। सबने एक दूसरे को असहज निगाहों से देखा, लेकिन किसी को भी उस पर शक नहीं था। एनजी का गुस्ताव से रिश्ता हमेशा से ही गहरा था। अब, जब उसकी वंश परंपरा अजीबोगरीब नए तरीकों से जागृत हो रही थी, तो उसकी इंद्रियां और भी तेज, गहरी और लगभग भविष्य बताने वाली हो गई थी। वे जहाज से बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। एक एक करके, उन्होंने उन्नत सुरक्षा और एमबीओ संशोधनों से सुसज्जित विशेष रूप से तैयार किए गए सूट पहन लिए। फिर भी, कुछ को यकीन नहीं था कि ये सूट उन्हें उस क्षेत्र में बचा पाएंगे जहां वास्तविकता ही विकृत हो चुकी थी। एल्ड्रेस ने अपनी ऊर्जा इकट्ठा करते हुए अपने अंगों को फैलाया। सब तैयार है। कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर हिला दिया। जहाज ने उन्हें संक्षारक, एक रंगी विशालता में छोड़ दिया। उनके जूते किसी चीज को नहीं छू रहे थे, फिर भी प्रतिरोध महसूस हो रहा था, मानो वे कागज की बनी घनी धुंध की चादरों से गुजर रहे हों। एनजी अपने लंबे चांदी जैसे और गुलाबी बालों को पानी में स्याही की तरह तैरते हुए आगे बढ़ी। ये काफी है, उसने धीरे से कहा। यहां बैठ जाओ। ई ने कांपते हुए सांस छोड़ी। तो यही है, एक ऐसी चीज की शुरुआत जिसे हम वापस नहीं ले सकते। एनजी ने अपनी निगाहें सामने टिकाए रखी। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर हमने जल्द शुरुआत नहीं की, तो फिर यह ब्रह्मांड बचेगा ही नहीं। उसने उन्हें बाकी बातें नहीं बताई कि उसका बच्चा प्रतिक्रिया दे रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि गुस्ताव के सार के अंश गुरुत्वाकर्षण की तरह उसकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। एंड्रिक उसके करीब आया। शुरू करने से पहले, तुम्हें समझना होगा। एक बार शुरू हो गया तो उन्हें इसका एहसास हो जाएगा। एनजी ने बिना हिचकिचाए उसकी ओर देखा। मुझे पता है, इसीलिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमने ठीक वैसे ही तैयारी की है जैसा आपने कहा था, एंड्रिक ने आगे कहा। लेकिन अगर एक भी देवता समय से पहले आ जाए तो फिर तुम उन्हें रोकोगे, एंगी ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से बीच में ही बात काटते हुए कहा। एंड्रिक ने घबराकर कहा, हम कोशिश करेंगे। बाकी लोग उनके चारों ओर एक ढीले घेरे में जमा हो गए। 30 से अधिक मिश्रित नस्ल के लोग और विदेशी शरणार्थी उस फीके आसमान में मंडरा रहे थे। घायल योद्धा, हताश बचे हुए लोग, वे लोग जिन्होंने सब कुछ खो दिया था। यह उनका आखिरी दांव था। फाल्को एनजी के पास पहुंचा और उसे कंटेनमेंट सिलेंडर सौंप दिए। हर सिलेंडर हल्की हल्की घूमती हुई रोशनी से जगमगा रहा था। इनमें गुस्ताव का सार समाहित था, जो आकाशगंगाओं से टुकड़ों टुकड़ों में इकट्ठा किया गया था। एनजी ने उन्हें सावधानी से पकड़ा। वे गर्म थे, जरूरत से ज्यादा गर्म, लगभग जीवित। उसके बच्चे ने फिर से प्रतिक्रिया दी, जिससे उसे अपने गर्भ में एक और हलचल महसूस हुई।
उसने खुद को स्थिर करने के लिए कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। हेनरिक ऊपर की ओर तैरता हुआ समूह के ठीक बीच में आ गया। उन्होंने संचार माध्यम से घोषणा की, सभी लोग अपनी ऊर्जाओं को एकजुट करें। मैं इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन करूंगा। ई ने हाथ उठाया। क्या आप वाकई इसके लिए तैयार हैं, भाई? हेनरिक ने सिर हिलाया। यही एकमात्र तरीका है। और इस तरह इसकी शुरुआत हुई। एक एक करके सभी ने अपनी वंशानुगत ऊर्जाओं को सक्रिय किया और अपनी क्षमताओं को बाहर की ओर प्रवाहित किया। प्रकाश ज्वालाएं, गुरुत्वाकर्षण संबंधी विकृतियां, मानसिक सूत्र, मौलिक प्रवाह, अलौकिक कण, दर्जनों प्रकार की शक्तियां चमकदार तारों की तरह हवा में झिलमिला उठी। हेनरिक ने अपनी टेलीकाइनेटिक शक्ति का उपयोग करते हुए प्रत्येक रेशे को पकड़ लिया। उसकी शक्ति उग्र रूप से फैल गई, उसकी आंखें चमकीले बैंगनी नीले रंग से चमक उठी और ऊर्जाएं उसमें समाहित हो गईं। उसकी त्वचा पर चमकती हुई लकीरें उभर आईं। उसकी नसें दमक उठी। उसकी आभा बाहर की ओर फैल गई। सेरसी चौंक गई। हेनरिक, मैं ठीक हूं, उसने दांत भींचकर कहा। 30 से अधिक शक्तिशाली प्राणियों की ऊर्जा उसमें समाहित हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके रक्त में सूर्य समाहित हो गए हो। लेकिन उन्होंने सहन किया। उसने उन्हें इकट्ठा किया, उन्हें मरोड़ दिया, उन्होंने इन्हें गढ़ा और उन्हें एक विशाल टेलीकाइनेटिक संरचना में ढाल दिया। एक अवरोध, एक किला, एक ऐसी गोलाकार आकृति जिसका घनत्व अकल्पनीय है, किसी भी भौतिक पदार्थ से अधिक चमकदार, जो अदम्य इच्छा शक्ति, ऊर्जा और आत्मसमर्पण करने से इनकार करने वाले योद्धाओं की संयुक्त शक्ति से बुनी गई है। वह अवरोध उन सभी के चारों ओर अपनी जगह पर स्थिर हो गया। न्यूट्रोनियम से 1000 गुना अधिक मजबूत, अब तक बनाई गई किसी भी ढाल से 1000 गुना अधिक जटिल। ई ने धीमी सी सीटी बजाई। धिक्कार है, हेनरिक, तुम खेल नहीं रहे थे। हेनरिक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह दे भी नहीं सकता था। तनाव इतना ज्यादा था कि सूट पहने होने के बावजूद उसके होंठ के कोने से खून टपक रहा था। एंजी अपने हाथों में सार से भरे पात्र लिए हुए अवरोध के ठीक केंद्र की ओर बढ़ गई। एक बार जब मैं शुरू कर दूं, उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे पास मत आना। चाहे कुछ भी हो जाए, दूर रहना। रिया ने फ्राउनिंग करते हुए कहा, हमें नहीं पता कि क्या होगा। हाँ, एनजी ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन उसने इसका कारण नहीं बताया। नहीं, ये बोझ उसे ही उठाना था। उसने पहले सार पात्र को छुआ। उसमें कंपन हुआ। उसकी रक्तरेखा में एक अलग ही चमक आ गई, जैसे ही उसकी आंखों की पुतलियों में चांदी के फ्रैक्टल घूमने लगे। उसके पेट से एक गर्म धड़कन उठी, जो उसके धड़ से होते हुए उसकी छाती तक और फिर उसके गले तक फैल गई। वह हौंफने लगी। फाल्को ने सहज रूप से हरकत की। गुस्से में नहीं। उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक उठी। पीछे हटो। वह चौंककर जम गया। एनजी एक ही स्थान पर स्थिर हो गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी क्योंकि उसके भीतर शक्ति एक दूसरी धड़कन की तरह उमड़ रही थी। वे तत्व प्रतिध्वनि में कांप रहे थे, उसके प्रति प्रतिक्रिया कर रहे थे, उसके भीतर कुछ पहचान रहे थे। उसकी वंश परंपरा, उसका अजन्मा बच्चा। उसने डिब्बे खोलना शुरू कर दिया। एक ऊर्जा का एक तेज प्रवाह उसके चारों ओर घूमने लगा और उसकी त्वचा में समा गया। 2 प्रकाश के एक सर्पिलाकार घेरे ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। 3 उसकी धड़कन उन तत्वों के साथ तालमेल बिठा रही थी। धड़कन 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 जो तेज, तीखी और दिव्य होती जा रही थी। बाकी लोग विस्मय और भय के साथ देख रहे थे। ईरी ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या वह चमक रही है? रिया ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। वह सिर्फ दमक ही नहीं रही है, बल्कि उसकी आभा अंतरिक्ष को भी विकृत कर रही है। वास्तव में, उसके चारों ओर का एकरंगी वातावरण लहरों की तरह हिल रहा था। काले और सफेद रंग की धारियां ब्रह्मांडीय दबाव से धकेले जाने की तरह मुड़ रही थी। उसके भीतर शिशु फिर से स्पंदित होने लगा, मानो वह अपना अस्तित्व, अपना संबंध अलौकिक शक्ति को सौंप रहा हो। एनजी ने अपने पेट में उठ रहे दर्द को सहते हुए दांत भींचे। अभी नहीं, प्लीज, बस थोड़ा और सब्र रखो। उसने और डिब्बे खोले। 5, 7, 9 हर बार उसका शरीर कांपता था, लेकिन वह चलती रहती थी। ठंड के बावजूद पसीना टपक रहा था। एनरिक ने अपना हाथ हेलमेट पर रखा। उसकी ऊर्जा चरम पर है। ये तो अविश्वसनीय है। सेरसी ने आंखें चौड़ी करते हुए धीरे से सिर हिलाया। वह देवी देवताओं के स्तर तक पहुंच रही है। जैसे जैसे गुस्ताव का अमर सार उसके रक्त में समाहित होता गया, ब्रह्मांडीय दबाव की हवाएं उसके चारों ओर घूमती रहीं और एनजी ऊपर की ओर तैरने लगी।